आई एम लेवलिंग अप टू क्विकली। अध्याय 131। लॉर्ड्स पैलेस। 217वीं राजकुमारी झू लिंगलिंग का घर। राजकुमारी झू लिंगलिंग सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन वह एक नेशनल ब्यूटी थी, अपनी माँ से भी ज्यादा खूबसूरत। जब वह लगभग 20 साल की होगी तो वह पक्का एक बेमिसाल ब्यूटी होगी। झू लिंगलिंग आलस से बिस्तर से उठी और जम्हाई लेते हुए नौकरानी के नहाने के लिए पानी लाने का इंतजार करने लगी। डांग डांग। जल्द ही बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। उसी समय नौकरानी किंग्यू की आवाज आई, महाराज क्या आप उठ गए? किंग्यू, अंदर आओ, झू लिंगलिंग ने आलस से कहा और किंग्यू के अंदर आने का इंतजार करने लगी। क्रीक। महल की नौकरानी किंग्यू ने दरवाजा खोला और अंदर आए। उसने बेडरूम में खुशबूदार नक्काशीदार जेड बेड पर एक लाइट बल्ब देखा। नहीं, यह एक चमकदार मोती होना चाहिए। लेकिन राजकुमारी 217 के बिस्तर पर चमकता हुआ मोती क्यों होगा? किंग्यू इतनी डर गई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तुम कौन हो? राजकुमारी कहाँ है? ओह! झू लिंगलिंग किंग्यू की चीख सुनकर हैरान रह गई। किंग्यू, तुम्हें क्या हुआ है? मैं यही हूँ। आह! किंग्यू घबराकर चिल्लाई और उसके हाथ में लकड़ी का बेसिन बेहोशी में गिर गया, जिससे कान फाड़ देने वाली आवाज आई। महाराज, महाराज, क्या हुआ है? क्या आप बीमार हैं? उसकी आवाज में चिंता थी और वह लगभग जोर से रो पड़ी। किंग्यू के अजीब एक्सप्रेशन देखकर झू लिंगलिंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। किंग्यू, मुझे क्या हुआ है? तुम ऐसी क्यों हो? महाराज, तुम्हारे बाल कहाँ गए? किंग्यू ने आंखों में आंसू भरकर कहा। झू लिंगलिंग हैरान रह गई। उसे याद आया कि जब से वह उठी थी उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्योंकि वह अभी अभी उठी थी और उसका सिर थोड़ा उलझा हुआ था, इसलिए झू लिंगलिंग को कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा। किंग्यू की बातें सुनने के बाद झू लिंगलिंग को एहसास हुआ कि उसके सिर में कुछ गड़बड़ है। वह उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाए बिना नहीं रह सकी। वह मुलायम था और छूने में अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके हमेशा के काले बाल कहाँ चले गए? झू लिंगलिंग हैरान रह गई। काफी देर चुप रहने के बाद वह अचानक चिल्लाए, आह आह आह! पूरा लॉर्ड्स फ्लावर हॉल हिल गया। जल्द ही बहुत सारे गार्ड, महल की नौकरानियां और हिजड़े। वह राजकुमारी की रक्षा के लिए महल में घुसा और राजकुमारी 217 को देखा, जिसका सिर रात के मोती की तरह चमक रहा था। वेस्ट पैलेस। महारानी झाओ फांगहुआ के बेडरूम में। इतनी कम उम्र में वेन कास्टिंग स्टेज तक साधना कर पाना उनके असाधारण टैलेंट के अलावा झाओ फांगहुआ की मेहनत भी जगमगा रही थी। इसलिए जैसे ही आसमान चमका, झाओ फांगहुआ उठने के लिए तैयार हो गई। नहा धोकर वह साधना करने के लिए सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में चली गई। कई महिला अधिकारी फूलों का रस, तौलिए और स्किन केयर जड़ी बूटियां लेकर आईं। वे झाओ फांगहुआ के बेडरूम में गईं और महारानी से नहाने के लिए कहने की तैयारी की। हालांकि जब जेड बेड का पर्दा खुला और उन्होंने महारानी को देखा झाओ फांगहुआ जो अभी अभी जागी थी, कई महिला अधिकारी हैरान रह गईं। तुम लोगों को क्या हो गया है? महिला अधिकारियों के अजीब हाव भाव देखकर झाओ फांगहुआ ने भौहें चढ़ाईं और खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। कई महिला अधिकारियों ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोलीं। किसी के कंधे हल्के से हिले और झाओ फांगहुआ ने तुरंत देख लिया। निंग हुआन, क्या तुम मुस्कुरा रही हो? इस नौकर की हिम्मत नहीं है। निंग हुआन नाम की महिला अधिकारी जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई। जब उसने महारानी के चेहरे पर छोटा सा कछुआ देखा, जो हमेशा नेक और खूबसूरत रहती थी, तो दूसरी महिला अधिकारी भी हंसना चाहती थी। निंग हुआन की तो बात ही छोड़ो। लेकिन निंग हुआन खुद को रोक नहीं पाए। वही सबसे जोर से हंसी, इसलिए झाओ फांगहुआ को पता चल गया। झाओ फांगहुआ ने अपनी भौहें उठाईं और उसके चेहरे पर कछुआ कांपने लगा। इससे लोगों को हंसी आ गई। जब तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई तो तुम अभी क्या कर रहे थे? जल्दी से बेनगोन को बताओ। ये निंग हुआन एक पल के लिए झिझका और उसने कांसे का आईना झाओ फांगहुआ को दे दिया। महारानी, प्लीज देख लो। झाओ फांगहुआ एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर उसने कांसे के आईने में खुद को देखा। आह बेनगोन का चेहरा, तुम्हारे चेहरे पर कछुआ क्यों है? पूरा वेस्टर्न पैलेस जल्द ही हंगामे में आ गया। ये लॉर्ड्स फ्लावर पैलेस से कम सुनसान नहीं था। दर्जनों दूसरे महलों में भी यही सीन हो रहा था। इन महलों में दीवारों पर राजकुमार लटके हुए थे, भारी मेकअप वाली राजकुमारियां जो भूत जैसी लग रही थीं, और आसमान में ऊंची चोटियों वाली पसंदीदा रखेलें थीं। महल, जो पहले से ही अस्त व्यस्त था, अब और भी अस्त व्यस्त हो गया। महारानी के नेतृत्व में लगभग 100 राजकुमार और राजकुमारियां, साथ ही रखेलें, स्वर्ग की पवित्रता के महल की ओर दौड़ीं और पागल सम्राट ज़ू झेनवू से रोते हुए कहा। मामले की डिटेल समझने के बाद पागल सम्राट ज़ू झेनवू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। किस चोर ने ये किया? क्या ये बहुत ज्यादा नहीं था? क्या वह कोई बच्चा था? अगर यह किसी आम गांव में होता तो कोई बच्चा इसे मजाक समझता, लेकिन जब यह मजाक शाही महल में शाही परिवार के रिश्तेदारों पर पड़ा तो यह मजाक नहीं रहा।
ये पूरे जू शाही परिवार और पूरे नाइन झाओ देश के लिए एक उकसावा था। ये बर्दाश्त के बाहर था। हा 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 हा। वह हमेशा हंसना क्यों चाहता था, खासकर पागल सम्राट जू जेनवू और वे राजकुमार, राजकुमारियां और रखेलें जिन्हें छेड़ा या उनके साथ खेला नहीं जाता था। लेकिन जल्द ही इन राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों को, जिन्हें लगा कि वे भाग गए हैं, छेड़ा जाने लगा और उनके साथ खेला जाने लगा। उन्होंने उनके सिर मुंडवा दिए, उन्हें दीवार पर लटका दिया, उन्हें पेड़ों से बांध दिया, कछुओं को रंग दिया और केचुए बना दिए। शाही महल में राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों पर तरह तरह की दिलचस्प तरकीबें चलने लगीं। ज्यादा से ज्यादा राजकुमार, राजकुमारियां और रखेलें शिकायत करने के लिए स्वर्गीय पवित्रता के महल में जाने लगीं। धीरे धीरे कुछ गार्ड, महल की नौकरानियां और हिजड़े भी, उन सभी को मार दिया गया और उन्हें रंगे हुए चेहरे वाले गार्ड, गंजे महल की नौकरानी और चोटी वाले हिजड़े में बदल दिया गया। चोर के तरीके और भी ज्यादा बढ़ रहे थे। शुरुआत में वह अभी भी कुछ ऐसा पेंट इस्तेमाल करता था जिसे आसानी से धोया जा सकता था, लेकिन धीरे धीरे वह कुछ ऐसा पेंट इस्तेमाल करने लगा जिसे धोना मुश्किल था। एक बार राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों के चेहरे रंग जाने के बाद उन्हें धीरे धीरे हटाने में आमतौर पर महीनों या महीनों लग जाते थे। ऐसे हालात में वे लोगों से मिलने के लिए घर से बाहर जाने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। इसलिए स्वर्ग की पवित्रता के महल में कम से कम लोग जाने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के चेहरे रंगे हुए थे। जब पागल सम्राट जू जेनवू अपनी सेवा के लिए किसी को ढूंढना चाहते थे तो उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि हरम की रखेलों ने एक के बाद एक उन्हें मना कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि हरम की ये रखेलें या तो रंगी हुई रखेलें बन गई थीं या गंजी हो गई थीं। जब पागल सम्राट जू जेनवू महल में घूमते थे तो उन्हें कभी कभी गंदे चेहरे वाले हिजड़े और गार्ड, साथ ही गंजी महल की नौकरानियां भी मिल जाती थीं। वह इतने निराश हो गए थे कि टैलेंट से जलने का अपना काम लगभग भूल ही गए थे। पागल सम्राट जू जेनवू के पास अब हंसने और चीखने का समय नहीं था। उन्होंने गुस्से में बड़ी संख्या में एक्सपर्ट्स को शाही महल में दिन रात पहरा देने के लिए भेज दिया ताकि सभी संदिग्ध लोगों की तलाश की जा सके। अफसोस की बात है कि फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। इसके बजाय और राजकुमारों और राजकुमारियों, रखेलों, हिजड़ों और गार्डों को मारकर जोकर बना दिया गया। जल्द ही दरबार और लोगों को भी इस बात का पता चल गया। ये बड़े लोग और बड़े अधिकारी भी हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि कौन सा आदमी शाही रिश्तेदारों को इस तरह बेइज्जत करने की इतनी हिम्मत कर सकता है। सिक्स फैन स्कूल और इंपीरियल गार्ड्स की खबरों के मुताबिक जियांगू या रॉयल फैमिली में से किसी को भी कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसा लगता है जैसे हमें बेवकूफ़ बनाने वाला इंसान है ही नहीं। ऐसा करने के काबिल होना, एक बेमिसाल मास्टर की तो बात ही छोड़िए, एक अजय मास्टर भी ऐसा नहीं कर सका। क्या ये कहानियों में कोई भ्रम फैलाने वाला अमर हो सकता है? लेकिन अगर यह सच में किसी अमर ने किया था तो मून कैपिटल की रखवाली करने वाले को इसका पता कैसे नहीं चला? कहा जाता है कि अमर लोगों के बीच एक कनेक्शन होता है, इसलिए यह मामला काफ़ी अजीब है। किसने कहा कि एक अजय जन्मजात एक्सपर्ट ऐसा नहीं कर सकता? पागल सम्राट जू जेनवू ऐसा कर सकता था। इसके अलावा पागल सम्राट जू जेनवू के अलावा हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए और कौन ऐसा तरीका इस्तेमाल करेगा? इसलिए यह मामला सबसे ज़्यादा संभावना है कि पागल सम्राट ने ही किया है। तुम सही हो। सिक्स फैन स्कूल और इंपीरियल गार्ड्स ने इतने सारे एक्सपर्ट्स भेजे हैं, उन्हें कोई सुराग कैसे नहीं मिला? तो सच तो यह है कि इन सुरागों को मैड एम्परर ने दबा दिया था, इसलिए उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह जू वयांग और पागल सम्राट जू जेनवू को यह उम्मीद नहीं थी कि सिक्स फैन स्कूल और शाही गार्ड्स को कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए बहुत से लोग धीरे धीरे पागल सम्राट जू जेनवू पर शक करने लगे। सबसे पहले पागल सम्राट जू जेनवू के दिमाग में कुछ गड़बड़ थी। बहुत संभावना थी कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे लोग हंसेंगे और रोएंगे। दूसरी बात, पागल सम्राट जू जेनवू को कोई हरा नहीं सकता था और उसने छिपने और चकमा देने की सभी तरह की टेक्निक में महारत हासिल कर ली थी। वह ये सब बिना किसी को पता चले कर सकता था। तीसरी बात, पागल सम्राट जू जेनवू महल को अच्छी तरह जानता था। चौथी बात, पागल सम्राट जू जेनवू चुपके से सिक्स फैन स्कूल और शाही गार्ड्स को कंट्रोल कर सकता था कि वे खबर न दें। सब कुछ एक साथ रखने पर जू वयांग की तो बात ही छोड़िए। इस सही एनालिसिस को देखने के बाद पागल सम्राट जू जेनवू को भी लगा कि वह सच में सबसे बड़ा संदिग्ध है। लेकिन मैं सच में ऐसा कुछ नहीं किया। इंपीरियल पैलेस में फैली अफवाहों के बारे में जानने के बाद पागल सम्राट जू जेनवू भी घबरा गया और परेशान हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बात सच में उसके दिमाग तक पहुंच जाएगी। वह नौझाओ देश का सम्राट था, दक्षिणी बंजर भूमि का मशहूर बेमिसाल जनजात एक्सपर्ट, पिछले 1000 सालों में जू रॉयल फैमिली के लिए इलाका खोलने वाला अकेला बुद्धिमान मास्टर और जू रॉयल फैमिली के इतिहास में सबसे ज्यादा बच्चों वाला राजा। वह एक हिजड़े के बाल कैसे गूंथ सकता था, महल की नौकरानी का सिर कैसे मुंडवा सकता था और एक गार्ड के लिए भूत का चेहरा कैसे बना सकता था।
हालांकि उसके दिमाग में कुछ दिक्कतें थीं क्योंकि वह आध्यात्मिक साधना की तकनीकें सीखता था और मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते पर आना चाहता था, लेकिन वह इतना उलझन में नहीं था। नहीं, उसके दिमाग में कोई गड़बड़ नहीं थी। वह नौजहां देश का सम्राट था, दक्षिणी बंजर भूमि का मशहूर बेमिसाल जन्मजात एक्सपर्ट, और पिछले 1000 सालों में जू रॉयल फैमिली के लिए इलाका खोलने वाला अकेला बुद्धिमान मास्टर था। सालों, उसके दिमाग में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ये लोग उसकी बुराई कर रहे थे। पागल सम्राट जू जेनवू गुस्से में था। उसने तुरंत उन लोगों को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया जो यह अफवाह फैला रहे थे कि वह पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड है। उसने करीब 100 गार्ड, महल की नौकरानियों और हिजड़ों को मार डाला। उसने कई रखेलों, राजकुमारों और राजकुमारियों को भी मार डाला। एक पल के लिए महल में हर कोई घबरा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि यह सब पागल सम्राट जू जेनवू ने किया है। हालांकि सभी को मन ही मन लगा कि पागल सम्राट जू जेनवू बेइज्जती की वजह से गुस्सा है। ये सब असल में उसी का किया धरा था। हालांकि ये लोग भी काफी हैरान थे। वे समझ सकते थे कि पागल सम्राट जू जेनवू राजकुमारों और राजकुमारियों, हिजड़ों और गार्डों के साथ क्यों खेल रहा था, लेकिन वह अपनी रखेलों के साथ क्यों खेल रहा था। अगर वह अपनी औरत का चेहरा रंगेगा और उसके बाल मुंडवाएगा तो वह रात में उसकी सेवा कैसे करेगा? सिर क्या कट्टर सम्राट है? जू वानहाओ को उम्मीद नहीं थी कि उसने जो कुछ भी किया है, उसका इल्ज़ाम पागल सम्राट जू जेनवू पर डाला जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, और उसे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की एक बड़ी लहर भी मिली थी। मैड एम्परर जू जेनवू को अपनी जिंदगी में पहली बार होस्ट का इल्ज़ाम लेने के लिए बधाई। तुमने 1 बिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। जैसा कि पागल सम्राट जू जेनवू से उम्मीद थी, उसने सिर्फ उसके लिए इल्ज़ाम लिया था, लेकिन उसने असल में जू वुवान को 1 बिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स दिलाए थे। इससे जू वुवान की ताकत भी काफ़ी बढ़ सकती थी। महल के ज़्यादातर लोगों की कड़ी मेहनत से जू वयांग ने कुछ ही दिनों में 10 बिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाए। उसके निचले डेंटियन में प्राइमोडियल दाओ ट्रू क्यूई पहले ही 7 मीटर से ज़्यादा रेडियस तक फैल चुका था और वह परफेक्शन के और करीब पहुंच रहा था। लेकिन जैसे ही जू वानवान आगे बढ़ने वाली थी, उसे ये देखकर झटका लगा कि पागल सम्राट जू जेनवू ने सैकड़ों कोनेट रियल मार्शल आर्टिस्ट को महल में इकट्ठा कर लिया था और महल के हर कोने की रखवाली कर रहे थे। उसी समय हजारों फाउंडेशनल मेरिडियन रियल मार्शल आर्टिस्ट उनके साथ सहयोग कर रहे थे। महल के हर कोने को पागल सम्राट जू जेनवू ने बड़ी बड़ी मोमबत्तियों से रोशन कर दिया था। लाइटें 24 घंटे चमकती रहती थीं और असल में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। ऐसे हालात में जू वयांग की ताकत के बावजूद उसके लिए पहले जैसा प्रैंक करना थोड़ा मुश्किल होगा। पूरी रात छिपकर घूमने के बाद उसने सिर्फ 1 दर्जन राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों को बेवकूफ़ बनाया था। उसने सिर्फ कुछ बिलियन का ब्रेक थ्रू कमाया था और उसकी इनकम बहुत कम हो गई थी। पहले जू वुवान अभी भी हर रात लगभग 10 बिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट हासिल कर सकती थी। अब यह लगभग 10 गुना कम हो गया था। इस रफ्तार से जू वुवान असली एनर्जी फॉग को 9 मीटर के दायरे तक कब फैला पाएगा? और यह सब मैड एम्परर जू जेनवू की वजह से हुआ। ऐसा लग रहा था कि जू वयांग उससे अच्छी बातचीत करना चाहता था। असल में जू वुवान ने मैड एम्परर जू जेनवू को आखिर तक रखने का प्लान बनाया था। आखिर मैड एम्परर जू जेनवू के पास उस अमर कल्टीवेटर से बात करने का तरीका था जो चुपके से जू शाही परिवार की रक्षा कर रहा था। अगर जू वुवान ने मैड एम्परर जू जेनवू पर बहुत जल्दी हमला कर दिया और मैड एम्परर जू जेनवू को 100 पॉइजन सैक्ट से अमर कल्टीवेटर को बुलाने पर मजबूर कर दिया तो नतीजे सोच से भी परे होंगे। इसलिए जू वुवान को राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ साथ हरम में रखेलों से भी शुरुआत करनी पड़ी ताकि मैड एम्परर जू जेनवू को गुस्सा न आए और वह ज़्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट्स न कमा पाएं। लेकिन अब जब पागल सम्राट जू जेनवू इतना बेसुध हो गया था तो जू वुवान के लिए उस पर हमला करने का समय आ गया था। लेकिन जिस बात ने जू वुयान को थोड़ा हैरान किया वह ये थी कि चाहे वह असली मालिक की यादों से हो या जू वुयान की अपनी यादों से, उसे असल में पागल सम्राट जू जेनवू से बदला लेने का कोई सही कारण नहीं मिला। असली मालिक पहले डरपोक और नाकाबिल था। कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। यहाँ तक कि पागल सम्राट जू जेनवू ने भी असली मालिक को कभी खतरा नहीं माना था, इसलिए उसने कभी उससे डील नहीं की थी। जहाँ तक जू वुयान की बात है तो ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। असली मालिक के कचरे और जू वुयान की शानदार भेस बदलने की स्किल्स की वजह से वह हर बार मौत से बच जाता था। इसलिए पागल सम्राट जू जेनवू ने जू वुयान से कभी डील नहीं की थी और उसे कई खूबसूरत औरतें भी दी थीं। हालांकि उसने जू वुयान को डरा दिया था, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि पागल सम्राट जू जेनवू ने जू वुयान को नफरत से बेइज्जत किया था। इसलिए ऐसा नहीं लगता था कि जू वुयान और पागल सम्राट जू जेनवू के बीच कोई दुश्मनी थी। लेकिन जब उसने ये सोचा तो उसे ऐसा क्यों लगा कि कुछ गड़बड़ है। जू वुवान की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। उसने फिर भी तय किया कि उसे बदला लेना है। पागल सम्राट जू जेनवू की जू वुयान से कोई दुश्मनी नहीं थी। पागल सम्राट जू जेनवू की असली मालिक से कोई दुश्मनी नहीं थी।
ये कुछ ऐसा था जिसकी जू वुआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि होस्ट और जू वुआन के पूरे परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से जलन होना वाजिब लगता था जो टैलेंटेड और काबिल था। यहाँ तक कि जब असली मालिक को क्राउन प्रिंस के पद पर धकेला गया तो दूसरे राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, न कि पागल सम्राट जू जेनेवू ने। इसलिए चाहे वह शरीर का असली मालिक हो या वह व्यक्ति जिससे जू वुआन चिंतित और डरता था, पागल सम्राट जू जेनेवू, वे हमेशा पागल सम्राट जू जेनेवू का ध्यान खींचने से डरते थे। उन्होंने हर तरह के तरीके सोच लिए थे, खुद को नुकसान पहुंचाने, अपनी ताकत कम करने और अपने ही पुराने यान को खत्म करने में हिचकिचाए नहीं। आखिर में पागल सम्राट जू जेनेवू की असल में होस्ट और जू वुआन से कोई दुश्मनी नहीं थी। जू वुआन एक पल के लिए चुप रह गया, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद, हालांकि पागल सम्राट जू जेनेवू ने उससे पर्सनली डील नहीं किया, लेकिन उसने अलग अलग कामों और हरकतों से होस्ट और जू वुआन को इनडायरेक्टली बांध दिया, जिससे होस्ट और जू वुआन मौत के मुंह में चले गए। इस तरह, हालांकि ऐसा लग रहा था कि पागल सम्राट जू जेनेवू को असली मालिक और जू वुआन से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वे दोनों पहले से ही ऐसे दुश्मन थे जिनका कोई हल नहीं निकल सकता था। अगर पागल सम्राट जू जेनेवू को जू वुआन की असली ताकत का पता होता तो वह जू वुआन को पक्का नहीं छोड़ता। जू वुआन नेचुरली उसे नहीं छोड़ता। देर सवेर उन दोनों के बीच लड़ाई होनी ही थी। जीतने वाला नाइन झाओ कंट्री का सम्राट बन जाता और हारने वाले के बचने का कोई चांस नहीं होता। जू वानहाओ को बस 100 पॉइजन सेक्ट का कल्टीवेटर परेशान कर रहा था, जो मून कैपिटल में छिपा हुआ था और जू रॉयल फैमिली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। झांग मिंगली से मिली जानकारी के मुताबिक 100 पॉइजन सेक्ट का यह इमोर्टल कल्टीवेटर न्यूट्रल रहेगा और जू रॉयल फैमिली के अंदरूनी पावर स्ट्रगल में तब तक दखल नहीं देगा जब तक कि विदेशी सरनेम वाले कोई बड़े लोग जू रॉयल फैमिली की शाही पावर पर कब्जा न करना चाहें। हालांकि पागल सम्राट जू जेनेवू ने 100 साल से ज्यादा मेहनत की थी। जू वुआन को यकीन नहीं था कि उसने 100 पॉइजन सेक्ट के गार्डियन से दोस्ती नहीं की है। एक बार जब दूसरी पार्टी थोड़ी भी बायस्ड हो गई तो जू वुआन का इंतजार मौत के दुखद नतीजे से हुआ। ठीक इसी वजह से, भले ही उसके पास स्वर्ग के पवित्र महल में घुसने की ताकत थी, जू वुआन ने जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया। इसके बजाय वह ताकत जमा करता रहा और अपनी नींव को बेहतर बनाता रहा। उसे चिंता थी कि जब वह राजगद्दी पर कब्जा करेगा तो उसे किसी ऑफिशियल कल्टीवेटर के हमले का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जब तक वह शाही ताकत पर कब्जा करने की साजिश नहीं रचता और पागल सम्राट जू जेनेवू के लिए सिर्फ कुछ ऐसा करता जिससे वह खुद को रोक सके और जू वानहाओ को बहुत सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स कमाने का मौका मिल सके, तब तक मून कैपिटल की रखवाली करने वाले कल्टीवेटर को कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, है ना? कुछ सोचने के बाद जू वुआन ने धुंधली रात का फायदा उठाकर चुपचाप स्वर्ग के पवित्र महल की ओर बढ़ गया। क्योंकि पागल सम्राट जू जेनेवू ने पूरे महल में गश्त करने के लिए ज़ियानिटियन एक्सपर्ट्स को भेज दिया था, इसलिए स्वर्ग के पवित्र महल, जिसमें पहले सबसे ज्यादा ज़ियानिटियन एक्सपर्ट्स हुआ करते थे, काफी आराम से था। जू वुआन की ताकत और व्यूह रचना में महारत की वजह से उसके लिए चुपके से अंदर घुसना मुश्किल नहीं था। 1 घंटे से ज्यादा समय बिताने के बाद जू वुआन चुपचाप पागल सम्राट जू जेनेवू के स्टडी रूम में पहुंचा और उसे बिजली की तरह दहाड़ते हुए देखा। कौन सा धोखेबाज विलेन महल में लोगों को धमका रहा है और उसका इल्जाम भी मुझ पर डाल रहा है? क्या तुम्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला? पागल सम्राट जू जेनेवू की आवाज पूरी स्टडी में गूंज गई, जिससे नीचे घुटनों के बल बैठे 6 फैन स्कूल और गोल्डन गार्ड्स के बड़े अधिकारी डर के मारे चुप हो गए। एक पल के लिए किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। कचरा, तुम सब कचरा हो। इन लोगों की चुपचाप हामी देखकर पागल सम्राट जू जेनेवू और भी गुस्सा हो गए। मैं तुम्हें और आधा महीना देता हूं। अगर तुम्हें अभी भी कोई सुराग नहीं मिला तो तुम सब शाही जेल जा सकते हो। पागल सम्राट जू जेनेवू ने 6 फैन स्कूल और गोल्डन गार्ड्स के बड़े अधिकारियों के ग्रुप को जाने देने से पहले दर्जनों मिनट तक कोसा। स्टडी से बुरी हालत में भागे ज़ियानिटियन मास्टर्स के ग्रुप को देखकर जू वुआन मुस्कुराए। उन्होंने अभी अभी बहुत सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए थे। पागल सम्राट जू जेनेवू यादगार चीज़ों को मंजूरी देने के लिए स्टडी रूम में गए। वह बेडरूम में वापस नहीं आए और सीधे स्टडी रूम में आराम करने लगे। आखिरकार हरम की सभी रखेलों के या तो चेहरे बनाए गए थे या उनके सिर मुंडवा दिए गए थे। पागल सम्राट जू जेनेवू को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और ये लोग उनकी सेवा करने में बहुत शर्मिंदा थे। ये सोचकर पागल सम्राट जू जेनेवू थोड़े गुस्से में थे। धिक्कार है धोखेबाज विलेन, तुमने सच में मेरी रखेल को इस तरह बेइज्जत किया। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं पक्का तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। ओह, जू वुआन हैरान रह गए। मेरे 9 कुलों में से पहले कुल में तुम्हें शामिल होना चाहिए, पागल सम्राट। पागल सम्राट जू जेनेवू के सो जाने के बाद जू वुआन चुपचाप नीचे उतरे। उन्होंने एक खास स्याही निकाली और पागल सम्राट जू जेनेवू के चेहरे पर पेंट करना शुरू कर दिया।
पहले एक पांडा की आंख, उसके बाद एक बिल्ली की दाढ़ी और चोटियों को आसमान तक ऊंचा करना पड़ा। इसके अलावा पागल सम्राट जू जेनेवू ने उसे कई बार धोखेबाज इंसान होने के लिए डांटा था। उस जू वुयान ने पागल सम्राट जू जेनेवू के चेहरे पर 4 शब्द कहे थे। होस्ट को बधाई कि उसने जिंदगी में पहली बार पागल सम्राट जू जेनेवू के चेहरे पर ड्राइंग बनाई। आपने 3 बिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि उसने जिंदगी में पहली बार पागल सम्राट जू जेनेवू के बाल बनाए। आपने 5 बिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि उसने जिंदगी में पहली बार पागल सम्राट जू जेनेवू के शरीर के साथ छेड़छाड़ की। आपको 8 बिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जैसा कि पूरे 9 झाओ नेशन के सबसे ताकतवर आदमी मैड एम्परर जू जेनेवू से उम्मीद थी, उसने जू वुयान को 16 बिलियन का ब्रेक थ्रू पॉइंट आसानी से दिला दिया। ये बहुत डरावना था। ऐसा लग रहा था कि उसे भविष्य में और बातचीत करने के लिए मैड एम्परर जू जेनेवू को ढूंढना होगा। यह एक बहुत बड़ा खजाना था। मैड एम्परर जू जेनेवू पूरे समय सो रहा था और उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। मिथिकल सीक्रेट टेक्निक, हिडन ड्रैगन बीक और प्रिमोडियल डाउट थ्रू क्यूई की मदद से मैड एम्परर जू जेनेवू की ताकत के बावजूद वह जू वुयान के होने का पता नहीं लगा पाया। जब वह जू जेनेवू के शरीर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था तो जू वुयान ने भी उसकी असली ताकत का पता लगा लिया था। उसने पहले ही अपनी कॉर्नेट इनर एनर्जी को कॉर्नेट ओरिजिन क्रिस्टल्स में कंडेंस कर लिया था। कोई हैरानी नहीं कि वह अजेय था। कॉर्नेट रेल्म। इसके अलावा मैड एम्परर जू जेनेवू ने एक पावरफुल मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक भी सीखी थी। हालांकि यह आइसहार्ट आर्ट जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी यह एक बेमिसाल मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक थी। बदकिस्मती से उनकी कल्टीवेशन के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई, जिससे उनके निवान पैलेस को नुकसान हुआ। इसके चलते मैड एम्परर जू जेनेवू की पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा बदलाव आया। वह एक समझदार और ताकतवर शासक से कुछ हद तक पागल और खतरनाक मैड एम्परर बन गए। मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर चलना वाकई बहुत मुश्किल था। मैड एम्परर जू जेनेवू पिछले 100 सालों में जू रॉयल फैमिली के सबसे टैलेंटेड चेले थे, लेकिन वे मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर चलने की पहली रुकावट भी पार नहीं कर पाए। इससे कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि हेवन पास पार करना कितना मुश्किल था। अपना काम पूरा करने के बाद जू वुयान चुपचाप चले गए। जब मैड एम्परर जू जेनेवू कल सुबह उठेंगे तो उन्हें ज़रूर एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। चूंकि मैड एम्परर भी उन्हें इतने सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट दे सकते थे, इसलिए 9 झाओ नेशन के आसपास अभी भी बहुत सारे देश थे। अगर वे इन देशों के एम्परर्स के साथ खेल सकते थे तो वे जू वुयान को कितने ब्रेक थ्रू पॉइंट दे सकते थे। बस इसके बारे में सोचकर ही जू वुयान एक्साइटेड हो गईं और वे इसे करने का इंतज़ार नहीं कर सकीं। अगली सुबह होने से पहले मेहनती और सेल्फ डिसिप्लिन मैड एम्परर जू जेनेवू पहले ही उठ चुके थे। वे नहाने जाने से पहले कुछ देर मेमोरियल पर निशान लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने अभी कुछ यादगार चीज़ें बदली ही थीं। पागल सम्राट जू जेनेवू को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह अपना सिर छूने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या तुम बाल फैलाकर सोए थे? क्या हो रहा है? पागल सम्राट जू जेनेवू हैरान रह गया। एक पल बाद उसका शरीर हवा के झोंके की तरह हिला और स्टडी रूम में लगे कांसे के शीशे के पास आ गया। उसने अंदर एक अजीब चीज़ देखी। आंखों के काले घेरे, खून जैसा लाल मुंह, सेक्सी बिल्ली जैसी मूंछें और प्यारी चोटियों से भरा सिर। पागल सम्राट जू जेनेवू को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसके चेहरे पर धोखेबाज विलेन शब्दों ने पागल सम्राट जू जेनेवू को साफ याद दिला दिया कि शीशे में जो राक्षस दिख रहा है वह वही है। वह 9 झाओ कंट्री का सम्राट था, दक्षिणी जंगल का मशहूर बेमिसाल जनजात एक्सपर्ट, पिछले 1000 सालों में जू शाही परिवार के लिए इलाका खोलने वाला अकेला समझदार मालिक और जू शाही परिवार के इतिहास में सबसे ज्यादा बच्चों वाला राजा। उसे धोखा दिया गया था। नहीं, सही कहूं तो यह उसे धोखा देने से भी ज्यादा गंभीर था, क्योंकि उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। पागल सम्राट जू जेनेवू का ऑरा एक पागल आदमी जैसा था। तेरे की कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने सच में मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगा। स्टडी में हुई दहाड़ से बाहर गार्ड, हिजड़े और महल की नौकरानियां घबरा गईं। उन सब के चेहरे भूत जैसे थे, मुंह खून से सने थे और चोटी थी, बचाने के लिए आओ। महाराज, क्या हुआ? क्या आप चाहते हैं कि हम अंदर आकर देखें? जल्दी से शाही डॉक्टर को बुलाओ। हमें महाराज को कुछ नहीं होने देना चाहिए। बाहर से घबराई हुई चीखें सुनकर पागल सम्राट जू जेनेवू थोड़ा शांत हुए। फिर उनके दिल में एक ऐसा डर और बेबसी आ गई जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि वह आदमी बिना आवाज़ के अपने चेहरे पर ड्राइंग बना सकता था और अपने बालों की चोटी भी बना सकता था। इसका मतलब था कि अगर दूसरा आदमी उसे मारना चाहता तो यह उंगली उठाने जितना आसान होता। इतने डरावने दुश्मन का सामना करते हुए अगर वह दूसरे आदमी को बहुत ज्यादा नाराज करता और गुस्सा दिलाता तो क्या दूसरा आदमी उसके साथ बेरहमी से पेश आता? पागल सम्राट जू जेनेवू का पूरा शरीर कांप उठा।
खुशकिस्मती से शाही परिवार को परेशान करने वाले उस बुरे आदमी का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। नहीं तो वह कल रात ही मर गया होता। वह आदमी कौन था? वह शाही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? क्या वह बच्चा था? हालांकि एक बच्चे में इतनी ताकत होना नामुमकिन था। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा आदमी भी कोई ऐसा एक्सपर्ट हो जिसे कोई हरा ना सके और जिसके सिर में कोई प्रॉब्लम हो? नहीं, मेरे सिर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे जो भी हो, दूसरी पार्टी की हरकतों से जू रॉयल फैमिली की इज्जत को बहुत नुकसान हुआ था। क्या उसे इस मामले से निपटने के लिए अमर मास्टर को बुलाना चाहिए? लेकिन मून कैपिटल की रखवाली करने वाला अमर मास्टर तभी कोई कदम उठाएगा जब जू रॉयल फैमिली के खत्म होने का खतरा हो। अभी के हालात उस स्टेज तक नहीं पहुंचे थे। क्या दूसरी पार्टी कोई कदम उठाएगी? पागल सम्राट जू जेनवू के दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। ये पहली बार था जब पागल सम्राट जू जेनवू का सामना ऐसे विलेन से हुआ था। उसे असल में इंपीरियल फैमिली के लोगों को बेइज्जत करने और उनके साथ खेलने में मजा आता था। वह बस कानून तोड़ने वाला था। लेकिन दूसरी पार्टी की ताकत बहुत ज्यादा थी। पागल सम्राट जू जेनवू भी कुछ हद तक लाचार था। लेकिन उस समय ये सबसे ज़रूरी बात नहीं थी। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि अभी के संकट को कैसे सुलझाया जाए। अगर सबको पता चल जाए कि उनके सम्राट का चेहरा भूतिया बनाकर चोटी बांध दी गई है तो जू जेनवू बेइज्जत हो जाएगा और दक्षिणी बंजर भूमि में हंसी का पात्र बन जाएगा। इसलिए ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन जब चोर ने उसके चेहरे पर पेंट किया तो उसने एक खास पेंट का इस्तेमाल किया जिसे धोया नहीं जा सकता था। इसे धीरे धीरे घिसने में बहुत समय लगेगा। उसे क्या करना चाहिए? 1 घंटे बाद बाहर गार्ड, महल की नौकरानियों और हिजड़ों की परेशान निगाहों के नीचे पागल सम्राट जू जेनवू बांस की टोपी पहने सबके सामने आया। मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत 6 फैन स्कूल और गोल्डन गार्ड्स के टॉप 30 एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करो और उन्हें स्वर्गीय पवित्रता के महल की रखवाली करने दो। हमें किसी भी बुरे लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहिए। जहाँ तक महल की दूसरी जगहों की बात है, थोड़ा आराम करने में कोई बुराई नहीं है। झाओ को वेई की घेराबंदी से बचाने का जू वुयान का प्लान साफ तौर पर कामयाब हो गया था। राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों की सुरक्षा के मुकाबले पागल सम्राट जू जेनवू ने साफ तौर पर अपनी सुरक्षा को ज्यादा अहमियत दी। इसलिए जू वुयान की याद दिलाने के बाद पागल सम्राट जू जेनवू ने तुरंत महल के सभी इनेट मास्टर्स को स्वर्गीय पवित्रता के महल के चारों ओर इकट्ठा कर लिया। हरम में राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों की सुरक्षा 10 गुना से भी ज्यादा कम हो गई। जू वयांग का पीछा करने की बात भी आधे अधूरे मन से शुरू हुई। पता नहीं वह जू वयांग से डरा हुआ था या नहीं। ये नज़ारा देखकर जू वयांग अपने आप समझ गया और बिना किसी रोक टोक के उन राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों को परेशान करता रहा। होस्ट को बधाई, आपने अपनी जिंदगी में पहली बार कॉन्क्यूबिन लियू यूजी के कपड़े उतारे। आपको 300 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई, आपने अपनी जिंदगी में पहली बार कॉन्सोर्ट एन की आईब्रो बनाने और मसाज करने के लिए आपको 500 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई, आपने अपनी जिंदगी में पहली बार कपड़े धोने और मेकअप करने के लिए तुमने 1 बिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। स्वर्गीय पवित्रता के महल के अलावा पूरा महल जू वुयान का खेल का मैदान बन गया था। उसने हरम में कई राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों पर हर तरह के पहले प्रयास करने शुरू कर दिए। जितना ज्यादा खास, जितना ज्यादा प्रभावशाली, जितना ज्यादा प्रभावशाली और जितना ज्यादा ऊंचा दर्जा, उतना ही ज्यादा जू वयांग उसे निशाना बनाता। जू वुयान महल में सुंदरियों के साथ खेलता था और हर दिन बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाता था। पागल सम्राट जू जेनवू की चालाकपन का बदला चुकाने के लिए जू वुयान फिलहाल परेशानी खड़ी करने के लिए स्वर्गीय पवित्रता के महल में नहीं गया। ये नज़ारा देखकर पागल सम्राट जू जेनवू ने राहत की सांस ली। साथ ही उसने जू वयांग को पकड़ने पर कम ध्यान दिया। उसने जानबूझकर या अनजाने में उस पर नरमी भी बरती। वह टोपी पहनेगा या नहीं, इस बारे में पागल सम्राट जू जेनवू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक टोपी उसकी जान से ज्यादा जरूरी कैसे हो सकती है? उसके पास वैसे भी बहुत सी औरतें थीं, इसलिए अगर वह कुछ टोपियां भी पहना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वह शायद और भी अच्छा दिख सकता था। इससे राजकुमार, राजकुमारियां और रखेलें, जिन्हें पहले से ही पागल सम्राट जू जेनवू पर शक था, और भी ज्यादा शक करने लगीं। हालांकि अगर उन्हें पता होता कि पागल सम्राट जू जेनवू को भी मार दिया गया है तो शायद वे ऐसा नहीं सोचते। हालांकि दक्षिणी बंजर जमीन का मजाक बनने के बजाय पागल सम्राट जू जेनवू जू वान्यू का इल्जाम अपने ऊपर लेना ज्यादा पसंद करते थे, बजाय इसके कि दूसरों को ये बताएं कि उनका भी भूतिया चेहरा बनाया गया था, चोटी बांधी गई थी और उनके चेहरे पर धोखेबाज विलेन भी लिखा गया था। जैसे जैसे महल की ज्यादा से ज्यादा रखेलों को जू वयांग पहली बार ले जा रहा था, जू वयांग को उनसे मिलने वाले ब्रेक थ्रू पॉइंट भी कम हो रहे थे।
आखिरकार अगर उन्हें बहुत बार ले जाया जाता तो यह नहीं होता। अब और फ्रेश नहीं रहेगा और जाहिर है इंप्रेशन गहरा नहीं होगा। इसलिए कुछ सोचने के बाद जू वुवान ने उन ताकतवर अधिकारियों पर भी लुशान के पंजे बढ़ाने का फैसला किया। होस्ट को बधाई कि उन्होंने जीवन में पहली बार मिनिस्टर ऑफ राइट्स हेजी की दाढ़ी जलाई। आपने 100 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि उन्होंने जीवन में पहली बार लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर जू युवानई का सिर मुंडवाया। आपने 300 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि उन्होंने जीवन में पहली बार प्राइम मिनिस्टर लियूहे के बाल मुंडवाए। आपको 500 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। सच कहूं तो इससे पहले महल में हुई कुछ बातें अलग अलग बड़े लोगों तक फैल चुकी थीं। उन्हें पता चला कि कई राजकुमारों के बाल मुंडवाए गए थे, कई शाही बेटियों के सिर मुंडवाए गए थे और कई रखेलों के चेहरे बनवाए गए थे। ये अधिकारी हैरान रह गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं। आखिरकार किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि शाही परिवार के लोग, जो हमेशा ऊंचे और ताकतवर रहे हैं, उनका ऐसा दिन आएगा। हर दिन जब वे दरबार जाते थे तो इन बड़े लोगों और खास अधिकारियों को कुछ अजीब गार्ड, महल की नौकरानियां, हिजड़े और ऐसे ही लोग दिखते थे। उन अफवाहों को पक्का करते हुए उन्होंने इस मामले को मजाक भी बना दिया। शक से बचने के लिए ताकि ज़ुवयांग महल में लोगों के साथ बेहतर तरीके से खेल सके, ज़ुवयांग ने भी बेरहमी से खुद को संभाला और अपना सिर गंजा करवा लिया। हालांकि अपने लुक्स के साथ बिना बालों के भी वह अभी भी हैंडसम था। गंजा आदमी, ये बात इन बड़े लोगों और ज़रूरी अधिकारियों ने अपने आप फैला दी। इसलिए जू वुवान का एक नया निकनेम था, गंजा क्राउन प्रिंस। उद्धरण चिन्ह। ज़ुवयांग सिर्फ इसलिए उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा क्योंकि इन बड़े लोगों ने उसके बारे में गॉसिप की थी। इसलिए ये बड़े लोग जो कल भी इंपीरियल फैमिली को मजाक का पात्र बता रहे थे, आज उन्होंने भी अपने वसंत का स्वागत किया। सुबह के कोर्ट सेशन के दौरान पागल सम्राट जू जेनवू ने उन लोगों को देखा जो या तो बांस की हेड पहने हुए थे या लंगड़ा रहे थे। अधिकारी भी चुप थे। ये बदमाश और ज्यादा कानून तोड़ने वाला होता जा रहा था। अगर उसने इंपीरियल फैमिली पर हमला किया तो ठीक था, लेकिन अब बड़े अधिकारी भी उसके निशाने पर आ गए थे। क्या वह पूरे नाइन झाओ कंट्री को सदर्न वेस्टलैंड में मजाक का पात्र बनाने की तैयारी कर रहा था? ये बहुत बढ़िया था। पागल सम्राट जू जेनवू जोर जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। सबके साथ मजे करना बेहतर था। इन दिनों जू रॉयल फैमिली नाइन झाओ कंट्री और यहाँ तक कि पूरे सदर्न वेस्टलैंड में हैरानी की बात है कि तेजी से मजाक का पात्र बन गई थी। इन बड़े लोगों और बड़े अधिकारियों ने बहुत योगदान दिया था। पागल सम्राट जू जेनवू भी इस बात से शर्मिंदा और गुस्से में थे। लेकिन पागल सम्राट जू जेनवू इन बड़े अधिकारियों को सिर्फ इसलिए सजा नहीं दे सकते थे क्योंकि वे अकेले में शाही परिवार के राजों पर हंस रहे थे, है ना? इसलिए पागल सम्राट जू जेनवू एक पल के लिए थोड़े बेबस हो गए। अब उन्होंने देखा कि ये बड़े लोग उनके जैसे ही थे। वे या तो चोटी वाले बन गए थे, भूत जैसे चेहरे वाले लोग, या लाइट बल्ब। पागल सम्राट जू जेनवू को ऐसा लगा जैसे उन्होंने गर्मी के किसी दिन बर्फ का पानी पी लिया हो। बहुत बढ़िया। राजा और उनकी प्रजा सब मजाक का पात्र बन गए थे। सुख दुख बांटने का यही मतलब होता है। एक पल के लिए पागल सम्राट जू जेनवू को उस व्यक्ति के बारे में अच्छी राय हुई जिसने शाही परिवार और मंत्रियों का अपमान किया था। इस अजीब एहसास ने पागल सम्राट जू जेनवू को थोड़ा अजीब महसूस कराया। लेकिन कोई बात नहीं, हाल ही में जो हुआ उसकी वजह से नाइन झाओ देश की सारी इज्जत चली गई थी। धीरे धीरे देश का नाम सदर्न वेस्टलैंड तक फैल गया, जिससे सदर्न वेस्टलैंड के लोग खुश हो गए। होस्ट को बधाई कि आपने नाइन झाओ नेशन के जू रॉयल परिवार को अपनी जिंदगी में पहली बार सदर्न वेस्टलैंड का मजाक का पात्र बना दिया। आपने 10 बिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि आपने नाइन झाओ किंगडम के अधिकारियों को अपनी जिंदगी में पहली बार सदर्न वेस्टलैंड का मजाक का पात्र बनाया। आपने 20 बिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि आपने नाइन झाओ कंट्री को अपनी जिंदगी में पहली बार सदर्न वेस्टलैंड का मजाक का पात्र बनाया। तुमने 30 बिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। और ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स कमाने के लिए ज़ुवयांग ने खुद पर ही दांव लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आखिर वह भी नाइन झाओ नेशन के शाही परिवार का सदस्य था। अब नाइन झाओ नेशन का जू शाही परिवार और नाइन झाओ नेशन दक्षिणी बंजर भूमि में हंसी का पात्र बन गया था। जाहिर है ज़ुवयांग भी हंसी के पात्र में से एक था। अगर कोई आदमी उदार नहीं है तो वह सज्जन नहीं है, और अगर कोई आदमी जहरीला नहीं है तो वह आदमी नहीं है। जू वुवान शरारती अंदाज में मुस्कुराया। उसे लगा कि उसे भविष्य में और भी आगे जाना चाहिए, तभी जियू झाओ देश की इज्जत और भी ज्यादा होगी। जहां तक हंसी का पात्र बनने की बात है तो मैं अकेला नहीं हूं। इसके अलावा पागल सम्राट जू जेनवू मेरे सामने है। डरने की क्या बात है? ज्यादा से ज्यादा वह ये नहीं मानेगा कि वह नाइन झाओ नेशन से है। झाओ नेशन जब वह विदेश गया, सदर्न वेस्टलैंड में इतने सारे देश थे, इसलिए वह बस एक में शामिल हो सकता था।
ठीक वैसे ही जैसे अपनी पिछली जिंदगी में धरती पर हर बार जब वह छुट्टियों के लिए विदेश जाती थी तो जू वुवान को कुछ शब्द या कुछ और खुदवाना पसंद था। एक बार जब वह पकड़ी जाती तो वह कहती, आर्ट ग्रेट टूथ रोड। उद्धरण चिन्ह। जू वुवान बहुत बेरहम था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से वह अच्छा रिटर्न मिला जिसका वह हकदार था। थोड़े समय में उसने 60 बिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाए, जिनमें से 30 बिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स उसकी ताकत में ज़बरदस्ती डाले गए। ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की इस बड़ी लहर की मदद से जू वयांग के शरीर में असली एनर्जी फॉग बहुत तेजी से फैल गया। जल्द ही यह 8 मीटर से 9 मीटर तक फैल गया। दूसरे शब्दों में, जू वयांग के मौजूदा प्राइमोडियल दाओ ट्रू क्यूई के साथ वह इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बीच के डेंटियन में गंदगी को साफ करने और बीच के डेंटियन को खोलने के लिए कर सकता था। स्वाभाविक रूप से जू वुयान अब और इंतजार नहीं करेगा। अपनी मौजूदा ताकत को स्थिर करने के बाद जू वुयान सीक्रेट कल्टीवेशन रूम में गया और अपने बीच के डेंटियन के आसपास की गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया। निचले डेंटियन और निवान पैलेस में गंदगी क्यूई की तुलना में बीच का डेंटियन 10 गुना से भी ज्यादा मजबूत था। चाहे क्वांटिटी हो या क्वालिटी, ये निचले डेंटियन और निवान पैलेस में मौजूद गंदगी क्यूई से कहीं ज्यादा था। बीच के डेंटियन के अंदर और बाहर की गंदगी पहले ही काले रंग में जम चुकी थी। निचले डेंटियन और निवान पैलेस की गंदगी की तुलना में ये और भी ज्यादा जिद्दी और डरावनी थी। सफ़ेद दाव बिगिनिंग ट्रू क्यूई का एक टुकड़ा बस पास आया ही था कि एक काली गंदगी ने उस पर झपट्टा मारा। ये तुरंत खराब हो गया और पच गया और उसका हिस्सा बन गया। जू वुवान का चेहरा और भी गंभीर होता गया। दाओ चू जेड बुक में बीच के डेंटियन की गंदगी को साफ करने का तरीका उसके दिमाग में आया। उसने दाओ चू ट्रू क्यूई के लगभग 100 टुकड़ों को कंट्रोल किया और बीच के डेंटियन के बाहर की गंदगी के पास पहुंचा। दाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई के रेशे भेड़ियों की तरह थे जो एक टुकड़े को बाहर खींच रहे थे। गंदगी। फिर वे आगे बढ़े और गंदगी के इस छोटे से टुकड़े को काटने लगे। ची ची ची। उसके शरीर में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। दाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई के लगभग 100 छोटे छोटे टुकड़ों को इस गंदगी के छोटे से टुकड़े को पूरी तरह से खत्म करने में कुछ सांसें लगीं। गंदगी के एक छोटे से टुकड़े से निपटना पहले से ही बहुत मुश्किल था और यह भी कि बीच के डेंटियन के अंदर और बाहर पहले से ही गंदगी थी। कोई सोच सकता है कि इसे पूरी तरह से खत्म करने में कितना समय और एनर्जी लगेगी। अच्छी बात यह थी कि बीच के डेंटियन में गंदगी के ठीक होने की स्पीड बहुत धीमी थी। जू वयांग धीरे धीरे इसे साफ कर सका, नहीं तो अपनी मजबूती और टैलेंट के बावजूद उसके लिए इस मुश्किल को पार करना बहुत मुश्किल होता। पहली गंदगी को हटाने का अनुभव होने के कारण जू वुवान दूसरी गंदगी से निपटने में ज्यादा माहिर था। अपनी ताकतवर दिमागी ताकत पर भरोसा करते हुए जू वुवान ने तरीके से प्राइमोडियल दाओ ट्रू क्यूई को कंट्रोल किया और गंदगी के रेशों को साफ किया। 1 रेशा, 2 रेशा, 3 रेशा, 5 रेशा, 8 रेशा, 10 रेशा। जैसे ही बीच के डेंटियन में गंदगी के रेशे साफ हुए, जू वुवान साफ महसूस कर सकती थी कि उसकी अलग अलग शारीरिक खूबियां बेहतर होने लगी थीं। बीच का डेंटियन साधक के शरीर के हर हिस्से से जुड़ा हुआ था। आसपास की गंदगी का असर स्वाभाविक रूप से साधक के शरीर पर पड़ता था। ये साधक के शरीर में मौजूद गंदगी और गंदगी थी। जैसे जैसे ये गंदगी और गंदगी साफ होती गई, साधक की शारीरिक फिटनेस और टैलेंट स्वाभाविक रूप से बेहतर होता गया। ये ठीक वैसा ही था जैसे जू वुवान को लगा कि उसके निवान पैलेस में गंदगी साफ करने के प्रोसेस के दौरान उसकी आध्यात्मिक समझ और भी ज्यादा बेरोक-टोक होती जा रही थी। यहाँ तक कि जू वुवान का शरीर भी ज्यादा रिलैक्स हो गया। जब उसने सभी तरह की मूवमेंट टेक्निक और फुटवर्क का इस्तेमाल किया तो वह और भी माहिर हो गई। इसके अलावा गंदगी साफ करने के लिए प्रिमोडियल दाओ ट्रू क्यूई का इस्तेमाल करने के प्रोसेस में प्रिमोडियल दाओ ट्रू क्यूई भी बेहतर और बेहतर हो गई और ज्यादा शुद्ध और मजबूत हो गई। इसलिए हालांकि गंदगी साफ करने का प्रोसेस खतरनाक था और थोड़ी सी भी लापरवाही से गंदगी पलटवार कर सकती थी, जिससे शरीर घायल हो सकता था या गिरकर मर भी सकता था, लेकिन एक बार गंदगी ठीक से साफ हो जाने पर इससे साधक को बहुत फायदा हो सकता था। धन्य है, मुसीबत मंडरा रही है, मुसीबत आशीर्वाद पर निर्भर करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गंदगी साफ करते समय जू वयांग को अपना पूरा ध्यान इसमें लगाना पड़ा। उन्हें समय का बिल्कुल भी पता नहीं था। जू वुवान तभी रुके जब 9 मीटर के दायरे में मौजूद प्राइमोडियल दाओ ट्रू क्यूई लगभग खत्म हो गया था। इस समय उनके डेंटियन के बाहर गंदगी के सैकड़ों रेशे साफ हो चुके थे। इस स्पीड से जू वयांग को अपने बीच के डेंटियन के अंदर और बाहर की सारी गंदगी साफ करने में सिर्फ आधा महीना लगेगा। लेकिन जू वुवान ने पाया कि शायद इसलिए कि उसकी नींव बहुत मजबूत थी और उसका निचला डेंटियन बहुत मजबूत था, उसका निचला डेंटियन 9 मीटर के दायरे में सिर्फ प्राइमोडियल दाओ ट्रू क्यूई को ही नहीं रख सकता था। दूसरे शब्दों में जू वयांग अपनी दाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई को और मजबूत और शुद्ध बनाते हुए बढ़ा सकता था। इस तरह जू वयांग तेजी से और ज्यादा सफाई कर सकता था। इसलिए कुछ सोचने के बाद जू वुवान ने राजकुमारों और राजकुमारियों, हरम में रखेलों और बड़े लोगों के साथ खेलना बंद नहीं किया।
अंधेरे चांद और तेज हवा का फायदा उठाते हुए वह महल के अंदर और बाहर व्यस्त रही। एक राजकुमारी के लिए अपना सिर मुंडवाने के बाद जू वुआन ने गलती से पास में ही इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन देखा। अचानक उसे याद आया कि इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन की चौथी मंजिल पर अभी भी कई बहुत कीमती किताबें हैं जिन्हें उसे पढ़ना बाकी था। पिछली बार जब वह दाओ बिगिनिंग जेड बुक देखने आया था तो अपनी कमजोरियों की वजह से जू वुआन उसे पढ़ने के बाद जल्दी में चला गया था। लेकिन अब जब जू वुआन के शरीर में मौजूद वॉस्ट सी एसेंस क्रिस्टल्स दाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई में बदल गए थे तो उसकी पूरी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन का चौथा लेवल, जो पहले ड्रैगन के पूल और टाइगर की मान जैसा था, इस समय जू वुआन के लिए मुर्गी और कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं था। जू वुआन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। वह आसानी से इंपीरियल लाइब्रेरी में घुस गई। 9 झाओ नेशन में नंबर 1 एरे फॉर्मेशन कल्टीवेशन और इमोर्टल की जेनकी की मदद से वह जबरदस्त ताकत के साथ इंपीरियल लाइब्रेरी के चौथे लेवल पर पहुंची। एक बार फिर उसने 3 बेमिसाल एक्सपर्ट्स को चंदन की बुकशेल्फ के चारों ओर पालथी मारकर बैठे देखा। स्वूश 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 स्वूश, एक लगभग अनजानी आवाज के साथ झू वियांग ने दाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई के 3 टुकड़े उछाले और तीनों बेमिसाल एक्सपर्ट्स के सिर पर गिरे, जिससे वे एक ही समय में बेहोश हो गए। जमीन पर गिरे तीनों बेमिसाल एक्सपर्ट्स को देखकर झू वुआन मुस्कुराया और चंदन की बुकशेल्फ के नीचे से बाहर निकल गया। उसने तुरंत कीमती किताबों को नहीं देखा, बल्कि पहले तीनों बेमिसाल एक्सपर्ट्स को सुंदर दिखने में मदद की। बेमिसाल एक्सपर्ट इंपीरियल अंकल झू चेंग के लिए जिंदगी में पहली बार भूत का चेहरा बनाने के लिए होस्ट को बधाई। आपने 100 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। बेमिसाल एक्सपर्ट झू चेंगू का जिंदगी में पहली बार सिर मुंडवाने के लिए होस्ट को बधाई। आपने 200 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। बेमिसाल एक्सपर्ट इंपीरियल अंकल झू चेंगहू के लिए अपनी जिंदगी में पहली बार ज्यादा मात्रा में लैक्सेटिव लेने के लिए होस्ट को बधाई। तुमने 300 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। झू वानहाओ को उम्मीद नहीं थी कि ये 3 बेमिसाल एक्सपर्ट्स जो पूरे साल इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल की रखवाली करते थे, असल में झू रॉयल फैमिली के बड़े बुजुर्ग थे। कोई हैरानी नहीं कि वे यहाँ रखवाली करने के काबिल थे। हालांकि इससे झू वियांग उनके साथ खेलने से नहीं रुका। उनमें से हर एक ने उनके साथ 3 बार खेला था और लगभग 2 बिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स कमाए थे। ऐसा करने के बाद झू वियांग ने रॉयल लाइब्रेरी में बहुत कीमती किताबें पलटना शुरू कर दिया। उनमें झू परिवार के सीक्रेट खजानों की 3 पौराणिक मार्शल आर्ट थीं, वास्ट सी ओरिजिनल कोड, तियान्या मिंग्यू सेबर आर्ट और फ्लोइंग इल्यूसरी शैडो स्टेप्स। वास्ट सी ओरिजिनल कोडेक्स के ओरिजिनल मालिक ने इसे बहुत पहले ही हासिल कर लिया था। तियान्या मिंग्यू सेबर टेक्निक को झू वुआन ने पहले ही परफेक्शन दायरे में पहुंचा दिया था और यह एक में भी बदल गई थी। अमर मार्शल आर्ट, सिर्फ पौराणिक लेवल का फुटवर्क, फ्लोइंग इल्यूजरी शैडो स्टेप्स झू वुआन को अभी सीखना बाकी था। इसे ध्यान से पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि फ्लोइंग इल्यूजरी शैडो स्टेप्स सच में एक पौराणिक लेवल का फुटवर्क था। इसकी ताकत इल्यूशन गॉड स्टेप्स से कहीं ज्यादा थी। यहाँ तक कि इल्यूशन गॉड स्टेप्स, जो पहले ही अमर फुटवर्क में बदल चुका था, शायद उससे भी कमतर था। इसलिए झू वुआन इसे कल्टीवेट करने और फिर इल्यूजन गॉड स्टेप्स के साथ इसे फ्यूज करने के लिए तैयार था। उस समय फ्लोइंग इल्यूजन शैडो स्टेप्स की पावर निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। जब उसने इंपीरियल लाइब्रेरी की सभी कीमती किताबें पढ़ लीं तो झू वुआन को अरबों का एक और ब्रेकर थ्रू पॉइंट मिला, जिससे उसके शरीर में मौजूद प्रिमोडियल दाओ ट्रू क्यूई आसानी से लगभग 11 मीटर के रेडियस तक फैल गया। चाहे वह क्वांटिटी हो या क्वालिटी, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये देखकर कि देर हो रही है, झू वुआन इंपीरियल लाइब्रेरी पवेलियन के चौथे लेवल से निकला और क्राउन प्रिंस पैलेस के सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में चला गया। बीच के डेंटियन में गंदगी साफ करने की तैयारी करने लगा। अगले कुछ दिनों में झू वुआन ने अपने डेंटियन में गंदगी साफ करते हुए अपने प्रिमोडियल दाओ ट्रू क्यूई को बढ़ाने के लिए ब्रेकर थ्रू पॉइंट कमाए। उसकी जिंदगी काफ़ी अच्छी थी। महल में शाही परिवार के रिश्तेदार और महल के बाहर के बड़े लोग भी शायद ऐसा नहीं सोचते होंगे। उन्हें हर रात बेचैनी महसूस होती होगी, डर लगता होगा कि अगली सुबह जब वे उठेंगे तो उनके चेहरे पर कोई पेंटिंग होगी या सिर पर कुछ चोटियां होंगी। कुछ बदकिस्मत लोगों के तो बाल भी नहीं होंगे। इसके अलावा बुरे लोग किसी भी आदमी या औरत को, खासकर खूबसूरत औरतों को नहीं छोड़ते थे। वे उनकी हिफाजत का केंद्र थीं, जिससे कई ताकतवर अधिकारियों को लगता था कि उनके सिर हरे हो गए हैं। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि वह बुरा आदमी रात में दर्जनों शरारतें करता होगा और उसके पास इन औरतों के साथ कुछ करने का समय नहीं होगा, तो उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। हालांकि कोई भी आदमी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था जब उसकी औरत को इस तरह बेइज्जत किया जाए। अमीर और मंत्री भी पागल सम्राट झू जेनवू के बारे में सोच सकते थे। आखिर हरम की बड़ी बड़ी रखेलों के साथ भी धोखा हुआ था। उनकी तुलना में अगर उनकी औरतों के साथ धोखा हुआ तो ये कुछ भी नहीं था। ये सोचकर उनका मूड अचानक बेहतर हो गया। महाराज सबसे बदकिस्मत हैं, हम तो बस बूंदाबांदी हैं।
जैसा कि किसी ने कहा, अगर कोई सड़क पर हरी टोपी पहने तो उसके आसपास के लोग उस पर हंस सकते हैं और उस पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन अगर सड़क पर हर कोई हरी टोपी पहने तो ये बहुत नॉर्मल बात थी। अगर तुम हरे हो तो मैं भी हरा हो जाऊंगा। अकेला हरा उतना अच्छा नहीं है जितना सब हरा। हर कोई हरा है। पागल सम्राट जू जेनवो को सच में कुछ अच्छा लगा। आखिर वह नौजाओ राष्ट्र का सम्राट था, पूरे राजवंश का सबसे ताकतवर व्यक्ति। इस वजह से उसकी औरतों की हर दिन तस्वीरें खींची जाती थीं, मुंडवाए जाते थे और चोटी बनाई जाती थी। भले ही उस बुरे आदमी ने उसकी रखेलों के साथ कुछ न किया हो, फिर भी पागल सम्राट जू जेनवो के दिल में नफरत का एहसास होता था। इसके अलावा वह अपनी औरतों को जानता था। उनमें से हर एक बेमिसाल खूबसूरत थी। आदमियों की तो बात ही छोड़िए, कई औरतें भी ऐसे लालच का विरोध नहीं कर पाती थीं। अगर वह बुरा आदमी औरत होती तो ठीक था, लेकिन अगर वह आदमी होता तो पागल सम्राट जू जेनवो को यकीन था कि उस बुरे आदमी ने जरूर कुछ किया होगा। पागल सम्राट जू जेनवो को नहीं पता था कि उसका अंदाजा सही था। जब कुछ बहुत खूबसूरत हरम की रखेलों और 3000 खूबसूरत औरतों का सामना होता तो जू यांग कभी कभी उनके साथ कुछ करता, जैसे उनकी भौहें बनाना, उनके कपड़े उतारना या उनके हाथ चूमना। यह ज्यादा नहीं था। जिनके मन में गलत ख्याल थे वे खुद दीवार की तरफ मुंह करके जा सकते थे। हालांकि जू यांग भी उसकी तारीफ करता, लेकिन वह उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करती थी। जब तक दूसरी पार्टी राजी न हो, जू यांग उसकी खूबसूरती नहीं चुराता था। हालांकि कुछ खूबसूरत औरतें ऐसी भी थीं जो बहुत ज्यादा चौकन्नी थीं। जू यांग के खेलने के बाद जब वे जागती तो वे कुछ करने की पहल करती, क्योंकि पूरे साल कोई उनसे मिलने नहीं आता था। जू यांग आखिर एक आदमी था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया। उसके बाद वह उनके साथ ज्यादा नहीं खेलता था। ज्यादा से ज्यादा वह बस एक चोटी बांधता और सुबह उसे खोल देता। यह एक अलग तरह का प्यार था। इसलिए पागल सम्राट जू जेनवो को कभी कभी लगता था कि उसका सिर हरा हो गया है। असल में यह नहीं कहा जा सकता था कि वह पूरी तरह से गलत था। आखिर प्यार तो रोशनी की एक किरण थी और हरे लोग घबरा जाते। बेशक ये सब छोटी मोटी बातें थीं। इस समय जू यांग के लिए सबसे ज़रूरी काम अपने डेंटियन के अंदर और बाहर की गंदगी को साफ करना था। पागल सम्राट जू जेनवो और कई ताकतवर अधिकारियों की पत्नियों और रखेलों की मदद से जू वुआन ने जल्दी से अपने प्राइमोडियल दाओ ट्रू क्यूई को लगभग 12 मीटर के दायरे में पहुंचा दिया। ट्रू क्यूई की धुंध लगातार फैल रही थी, जिसमें बहुत डरावनी ताकत थी, जो पहले के विशाल समुद्र जैसे वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल से कहीं ज्यादा थी। हालांकि यह सिर्फ लगभग 12 मीटर के दायरे में था, लेकिन इसकी ताकत हजारों मील के दायरे वाले वास्ट सी एसेंस क्रिस्टल से कहीं ज्यादा थी, और यह पहले ही उस लिमिट तक पहुंच चुकी थी जहां निचला डेंटियन समा सकता था। प्राइमोडियल दाओ ट्रू क्यूई शुद्ध और ताकतवर था। हालांकि इसका रेडियस सिर्फ 12 मीटर था, लेकिन इसने जू वुआन के निचले डेंटियन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, जो हजारों मील रेडियस वाले विशाल समुद्री एसेंस क्रिस्टल से कहीं ज्यादा था। जू यांग के अंदाजे के मुताबिक प्राइमोडियल दाओ ट्रू क्यू से बना घना कोहरा ज्यादा से ज्यादा 12 मीटर के रेडियस तक ही फैल सकता था और इससे आगे नहीं फैल सकता था। अगर जू यांग को और ब्रेकर थ्रू पॉइंट डालने के लिए मजबूर भी किया जाता तो भी वह इन ब्रेकर थ्रू पॉइंट को बर्बाद ही करता। इसलिए जू यांग के लिए बीच के डेंटियन की गंदगी को साफ करने का समय आ गया था। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जू यांग ने बीच के डेंटियन के आसपास की गंदगी को पूरी तरह से साफ कर दिया था। बाहरी लेयर की गंदगी के मुकाबले बीच के डेंटियन की गंदगी ज्यादा गाढ़ी और साफ थी, और उसे साफ करना ज्यादा मुश्किल था। जू वुआन ने जेड बुक ऑफ दाओ बिगिनिंग में बताई गई टेक्निक और तरीकों को फॉलो किया और पूरे 2 घंटे लगाकर आखिरकार थोड़ी सी काली गंदगी साफ कर ली। सफाई करना आसपास की गंदगी से कहीं ज्यादा मुश्किल था, लेकिन वह दूसरी बार से वाकिफ था। पहले अनुभव से जू वुआन के लिए गंदगी का दूसरा गुबार साफ करना आसान था। जल्द ही दूसरा गुबार साफ हो गया, तीसरा गुबार साफ हो गया और चौथा गुबार साफ हो गया। 10वां गुबार साफ हो गया, 20वां गुबार साफ हो गया। जू वुआन समय बीतने को पहले ही भूल चुकी थी। उसने अपनी सारी एनर्जी अपने बीच के डेंटियन की गंदगी साफ करने में लगा दी थी। उसने औरतों को चुराने जैसा अच्छा काम भी नहीं किया। नहीं, उसे ताकतवर शाही परिवार के मामलों से खेलना चाहिए था। जब तक लगभग 12 मीटर के दायरे में प्राइमोडियल दाओ ट्रू क्यूई पूरी तरह खत्म हो गया, तब तक बीच के डेंटियन में गंदगी क्यूई लगभग 50 गुबार कम हो चुकी थी। इस रफ्तार को धीमा नहीं माना जा सकता था। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे ज्यादा गंदगी साफ होती गई, जू यांग की स्पीड बढ़ती गई। जू वुआन ने उस ब्रेकर थ्रू पॉइंट का इस्तेमाल किया जिसे उसने जबरदस्ती डाला था ताकि खत्म हो चुकी प्राइमोडियल दाओ ट्रू क्यूई को वापस पाया जा सके। फिर उसने अपने डेंटियन में गंदगी साफ करना जारी रखा। जबरदस्ती डाले गए ब्रेकर थ्रू पॉइंट इस्तेमाल हुई ट्रू एनर्जी को वापस पा सकते थे, और फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट भी इस्तेमाल हुई ट्रू एनर्जी को वापस पा सकते थे। ये कुछ ऐसा था जो जू वुआन को गलती से पता चला था, लेकिन उसने पहले इसका इस्तेमाल बहुत कम किया था।
आखिरकार ऐसा करना थोड़ा ज्यादा बेकार था। जू वयांग अपनी डाउ बिगिनिंग ट्रू क्यूई को वापस पाने के लिए ब्रेक थ्रू पॉइंट खर्च करने के बजाय कुदरती खजानों और अमृत का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करेगा। ये ब्रेक थ्रू पॉइंट जू वुवान को बिना किसी भविष्य की दिक्कत के अपनी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकते थे। फ्री ब्रेक थ्रू पॉइंट और भी शानदार थे। जू वुवान उन्हें कैसे बर्बाद कर सकती थी, लेकिन भले ही उसने अभी अपने दाव बिगिनिंग ट्रू क्यूई को रिकवर करने के लिए ब्रेक थ्रू पॉइंट्स का इस्तेमाल न किया हो, जब उसके निचले डेंटियन में दाव बिगिनिंग ट्रू क्यूई 12 मीटर के रेडियस तक पहुंच गया, तो जू वयांग इन ब्रेक थ्रू पॉइंट से बदली हुई अजीब पावर को बेकार में ही निकाल सकता था। चूंकि ऐसा था, इसलिए दाव बिगिनिंग ट्रू क्यूई को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल करना बेहतर था। जब दाव की शुरुआत की ट्रू क्यूई रिकवर हो गई, तो जू वयांग ने एक बार फिर अपने डेंटियन में गंदगी साफ करना शुरू कर दिया। उसे समय बीतने का बिल्कुल भी पता नहीं था। लाइचुन और चूजिया, जो सीक्रेट ट्रेनिंग रूम के बाहर जू वयांग की रखवाली कर रहे थे, थोड़े परेशान थे। चुक्सिया, हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस 2 दिन और 2 रात से सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में हैं। क्या हमें उन्हें अपनी ट्रेनिंग जारी रखने से पहले बाहर आकर आराम करने के लिए कहना चाहिए? आने वाली बसंत में उसकी खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। चूजिया ने अपना सिर हिलाया। लगता है क्राउन प्रिंस अकेले में किसी ऊंचे लोक में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वे अंदर गए तो उन्होंने कहा कि कोई उन्हें परेशान न करे। चलो थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। लेकिन कितना समय हो गया, हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस खाने पीने के लिए कुछ नहीं लाए हैं। अगर कुछ हो गया तो, लाइचुन ने कहा। चूशिया ने सोचा और लाइचुन को दिलासा दिया, चिंता मत करो। हालांकि क्राउन प्रिंस खाने पीने के लिए कुछ नहीं लाए, लेकिन वे बहुत सारे अमृत खजाने वगैरह लाए हैं। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम ये अमृत और खजाने खा सकते हो। ये, लाइचुन एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर आह भरी, फिर भी मैं अभी भी बहुत परेशान हूँ। आखिर अंदर कोई हलचल नहीं हुई है। क्या अंदर जाने में इतना समय लगता है? क्राउन प्रिंस एक जीनियस हैं, चूशिया ने गंभीरता से कहा। इसलिए वे कुछ मायनों में आम लोगों से अलग हैं। शायद इस बार क्राउन प्रिंस एक से ज्यादा दायरे में कामयाब होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस एक के बाद एक 2 दायरे में कामयाब हो जाएं? लाइचुन हैरान रह गया। चूशिया के नाजुक से चेहरे पर अविश्वास का भाव था। ये कहना मुश्किल है। शायद हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस सच में एक के बाद एक 2 दायरे में कामयाब हो जाएं। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। लाइचुन ने अपने होंठ भींच लिए। मैंने सिर्फ लोगों को एक दायरे से बाहर निकलते सुना है। मैंने कभी किसी को लगातार 2 दायरे से बाहर निकलते नहीं सुना, जब तक कि वे अपनी कल्टीवेशन की नींव को खत्म नहीं करना चाहते। वे सभी कहते हैं कि हिज रॉयल हाइनेस का शुरुआती यान खत्म हो गया है और वे अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ गोल्डन बोन स्ट्रैंड्स के आसपास ही घूम सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। इस समय जू वयांग के सबसे करीबी 2 लोग, लाइचुन और चूजिया, को भी नहीं पता था कि जू वयांग पहले ही बॉडी टेम्परिंग स्टेज, वेन कास्टिंग स्टेज और यहाँ तक कि कोनेट स्टेज को भी पार कर चुका था। गोल्डन बोन रिफाइनमेंट स्टेज की तो बात ही छोड़िए। वह मशहूर अमर दुनिया में जाने के लिए तैयार था। जब तक उसके पास काफ़ी ताकत नहीं होती, जू वयांग आसानी से किसी को अपनी असली ताकत कैसे दिखा सकता था? अगर उसके पास काफ़ी ताकत होती भी, तो जू वयांग आसानी से अपनी ताकत नहीं दिखाता जब तक कि यह ज़रूरी ना हो। इस समय उसके बीच के डेंटियन की गंदगी लगभग पूरी तरह से साफ हो गई थी और बहुत कम बची थी। किसी भी कीमत पर ब्रेक थ्रू पॉइंट की रिकवरी के तहत जू वुवान बीच के डेंटियन की गंदगी को लगातार साफ करने में कामयाब रहा। पूरे 10 घंटे बिताने के बाद जू वुवान आखिरकार बीच की सारी गंदगी साफ करने वाला था। डेंटियन, जैसे जैसे बीच के डेंटियन में गंदगी कम होती गई, जू वुवान को भी महसूस हो रहा था कि उसका शरीर हल्का होता जा रहा है। उसकी स्किन, मसल्स, हड्डियां और ऑर्गन्स, वे सभी हर तरह से बेहतर और बेहतर हो रहे थे। जू वयांग को गंदगी साफ करते समय ये बहुत बड़ा फायदा हुआ था। गंदगी साफ करने के साथ साथ प्राइमोडियल दाओ ट्रू क्यूई भी बीच के डेंटियन पर हथौड़ा चला रहा था और उसे बेहतर बना रहा था। एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट अंदर इकट्ठा हो गए, जिससे बीच के डेंटियन में एक हैरान करने वाला सुधार हुआ। असलियत और झूठ के बीच ये स्वर्ग और धरती को निगल सकता था, लेकिन ये सरसों के दाने में भी छिप सकता था। निचले डेंटियन की तुलना में बीच का डेंटियन और भी रहस्यमयी था। हालांकि इसे पूरी तरह से खोला और ठीक नहीं किया गया था, लेकिन इसका एरिया और वॉल्यूम पहले से ही निचले डेंटियन से कहीं ज्यादा था। रेडियस वाली सच्ची क्यूई की धुंध का तो कहना ही क्या। 12 मीटर, ये 20 या 30 मीटर के रेडियस के साथ असली क्यूई की धुंध को आसानी से समा सकता था। बीच का डेंटियन स्वाभाविक रूप से अमर ज़ेन को स्टोर करने के लिए सही था और इसका असर निचले डेंटियन से कहीं बेहतर था। डोंग डोंग डोंग। कुछ समय बाद जू वुयान के बीच के डेंटियन से लगातार आवाज आई। ये घंटी और ड्रम की तरह थी, जो उसके पूरे शरीर को हिला रही थी।
जू वुवान की मसल्स कांप रही थी, उसकी स्किन कांप रही थी, उसके अंदरूनी अंग कांप रहे थे, उसका निचला डेंटियन कांप रहा था और उसका निवान पैलेस कांप रहा था। हर बार जब ये कांपता था तो ये हिस्से और मजबूत हो जाते थे। जू वुवान अपनी पूरी ताकत में बढ़ोतरी को साफ महसूस कर सकता था। मार्शल आर्ट के रास्ते में आने का सबसे मुश्किल हिस्सा, निवान पैलेस को खोलना और बीच के डेंटियन को खोलना, पहले ही सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था। अगला कदम आखिरी कदम था, पुलिंग स्पिरिट फोजिंग अमर स्पिरिट मेरिडियन को बाहर निकालना और अमर मेरिडियन बनाना। जू वुवान ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपने निचले डेंटियन में सभी डाउ बिगिनिंग ट्रू क्यूई और अपने बीच के डेंटियन में 9 मुख्य चक्र मेरिडियन इकट्ठा किए और अपने निचले डेंटियन से पहला स्पिरिट मेरिडियन, अर्थ स्पिरिट मेरिडियन, बाहर निकालना शुरू कर दिया। स्पिरिट वेन निकालने का प्रोसेस ऐसा था जैसे कल्टीवेटर के शरीर का एक हिस्सा निकालकर उसे कहीं और फेंक दिया जाए। कोई सोच सकता है कि यह कितना मुश्किल था। यह न सिर्फ मुश्किल था बल्कि बहुत दर्दनाक भी था। भले ही जू वयांग पहले से ही दिमागी तौर पर तैयार थी, फिर भी उसे अर्थ स्पिरिट वेन निकालने के प्रोसेस में दिल दहला देने वाला दर्द महसूस हुआ। ये क्रिस्टल पर चढ़ने और क्यूई बनाने से कम दर्दनाक नहीं था। खुशकिस्मती से ब्रेकर थ्रू पॉइंट की मदद से जू वुवान को जो दर्द हुआ वह असरदार तरीके से कम हो गया। साथ ही इसने उसके निचले डेंटियन पर हुए नुकसान को भी ठीक किया और उसे पोषण दिया। तभी जू वुवान इसे झेल पाए, वरना जू वयांग की विलपावर को बेजोड़ नहीं माना जाता था। ज्यादा से ज्यादा यह आम लोगों से थोड़ी ही ज्यादा मजबूत थी। उसके लिए इतना दर्द सहना वाकई मुश्किल था। कुछ लोगों को लग सकता है कि जू वयांग थोड़ा कमजोर था, लेकिन सच कहूं तो मॉडर्न समाज से आया एक नौजवान कितनी हिम्मत रख सकता था। इस समय जू वयांग को जो दर्द हो रहा था वह लगभग उतना ही था जितना गुवान यू के हड्डी खुरचने के इलाज में हुआ था। आजकल कितने मॉडर्न नौजवान इस तरह का दर्द झेल सकते हैं। इसलिए जू वुवान का परफॉर्मेंस पहले से ही काफ़ी अच्छा था। हालांकि अगर ब्रेकर थ्रू पॉइंट की मदद न मिली होती तो जू वुवान शायद टिक नहीं पाता और बहुत पहले ही बेहोश हो गया होता। दृढ़ता को अभी भी और निखारने की ज़रूरत थी और जू वयांग को अभी भी कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत थी। निचले डेंटियन से अर्थ चक्र मेरिडियन को बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्थ चक्र मेरिडियन को बाहर निकालने के प्रोसेस के दौरान वह अपने निचले डेंटियन को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। नहीं तो जब अर्थ चक्र मेरिडियन बाहर निकाले जाते तो उसका निचला डेंटियन शायद नष्ट हो जाता। इसके लिए डाउ बिगिनिंग जेड बुक में अनुभव और तकनीकों के साथ साथ अमर ज़ेनकी के पोषण और रिकवरी की ज़रूरत थी। नहीं तो कॉग्निटिव पावर पर भरोसा करके ऐसी चोटों से उबरना नामुमकिन था। ठीक इसी वजह से जू वुयान को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वह अपना बीच का डेंटियन नहीं खोल लेता और उसकी डाउ बिगिनिंग ट्रू क्यूई एक कदम और आगे नहीं बढ़ जाती, इससे पहले कि वह स्पिरिट फोजिंग इमोर्टल को बाहर निकालना शुरू करे। अपनी मानसिक शक्ति की मदद से जू वयांग सबसे शानदार डॉक्टर की तरह था, धीरे धीरे अपने निचले डेंटियन से अर्थ चक्र मेरिडियन को बाहर निकाल रहा था। स्पीड बहुत धीमी थी। वह इस समय परेशान नहीं हो सकता था और वह बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता था। जैसे ही अर्थ चक्र मेरिडियन धीरे धीरे खुले, उसके निचले डेंटियन पर एक छोटा, लगभग दिखाई न देने वाला घाव दिखाई दिया। डाउ बिगिनिंग ट्रू क्यूई और ब्रेकर थ्रू पॉइंट से बनी अजीब शक्ति तुरंत इन छोटे घावों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ी। साथ ही उसने इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें तोड़कर ठीक भी किया, अपने निचले डेंटियन को मजबूत किया। इसलिए जब अर्थ चक्र मेरिडियन खोले गए तो उसके निचले डेंटियन का नुकसान न सिर्फ ठीक हुआ बल्कि वह और भी मजबूत हो गया। कुछ घंटे बिताने के बाद जू वयांग आखिरकार निचले डेंटियन से अर्थ चक्र मेरिडियन को ऊपर उठाने और उसे बीच के डेंटियन में कहीं जड़ने में कामयाब हो गया। अर्थ चक्र मेरिडियन को बाहर निकालने की तुलना में अर्थ चक्र मेरिडियन को बीच के डेंटियन में जड़ना बेशक बहुत आसान था। सिर्फ 2 घंटे में जू वयांग ने अपने बीच के डेंटियन में अर्थ चक्र मेरिडियन को सफलतापूर्वक जड़ दिया। फिर उसने अर्थ चक्र मेरिडियन को हथौड़े से ठोकने और बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी डाउ बिगिनिंग ट्रू क्यूई का इस्तेमाल किया, जिससे वे धीरे धीरे अर्थ इमोर्टल मेरिडियन में बदल गए। असल में जू वयांग के अर्थ चक्र मेरिडियन पहले से ही बहुत मजबूत थे, जो आम अमर साधकों के अर्थ अमर मेरिडियन से असल में कम नहीं थे। अब डाउ बिगिनिंग ट्रू क्यूई से तड़पने और हथौड़े से पीटने के बाद अर्थ चक्र मेरिडियन और मजबूत होते गए और जल्द ही ज्यादातर पहले क्यूई लेयर अमर साधकों के अर्थ अमर मेरिडियन से आगे निकल गए। कुछ घंटों बाद अर्थ चक्र मेरिडियन अर्थ अमर मेरिडियन में बदल गए थे। उनकी शक्ति और लचीलापन कई गुना बढ़ गया था, जो उसी लेवल के साधकों के अर्थ अमर मेरिडियन से कहीं ज्यादा था। क्यूई के लिए राइजिंग क्रिस्टल, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, मिडिल डेंटियन खोलना, अमर बनाने के लिए स्पिरिट को खींचना। मुश्किलों और बेड़ियों की इस सीरीज से गुजरने के बाद जू वुवान आखिरकार मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते में कामयाब हो गईं और अमरता के दरवाजे पर कदम रखा। वह एक ऑफिशियल अमर साधक बन गईं और उनकी ताकत पहले के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा अमर और नश्वर लोग बिल्कुल भी एक लेवल पर नहीं थे। दोनों के जीवन के सार में बदलाव आया था।
इस तरक्की ने जू वुयान के रुतबे को किसी भी नश्वर से बेहतर बना दिया था। एक सुपर राजवंश का सम्राट भी जू वुयान के सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसके जीवन का सार बदल गया था। होस्ट को अपनी जिंदगी में पहली बार पहली क्यूई लेयर में कदम रखने के लिए बधाई। आपको 3 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। होस्ट को अपनी जिंदगी में पहली बार जेड बुक ऑफ डाओ बिगिनिंग ऊपरी हिस्सा के पहले लेवल में महारत हासिल करने के लिए बधाई। आपको 5 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। होस्ट को अपनी जिंदगी में पहली बार मार्शल आर्ट्स के रास्ते में सफलतापूर्वक कदम रखने के लिए बधाई। आपको 10 ब्रेकर थ्रू पॉइंट मिले हैं। जू वानहाओ को उम्मीद नहीं थी कि ऑफिशियल कल्टीवेटर बनने के बाद उनका ब्रेकर थ्रू पॉइंट भी एक ब्रेकर थ्रू स्टोन में बदल गया था। पहले जू वयांग के पास लगभग 100 बिलियन फ्री ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स थे। जैसे जैसे ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स बदलते गए, सिर्फ 10 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स बचे। दूसरे शब्दों में, ये लगभग 10 बिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स थे जिन्हें एक ब्रेकर थ्रू स्टोन में मिलाया जा सकता था। इसलिए एक ब्रेकर थ्रू स्टोन की कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे ही जू वुयान ने मार्शल आर्ट्स के रास्ते में कामयाबी से कदम रखा और ऑरा रिफाइनिंग दायरे के पहले लेवल में कदम रखा, उसे और 18 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स मिले जो लगभग 200 बिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स थे। 9 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स थे जिन्हें ज़बरदस्ती जू वुयान के शरीर में डाला गया। वे एक बहुत ही अशांत और अजीब शक्ति में बदल गए जो जू वुयान के शरीर में भर गई। बिना ज़्यादा सोचे जू वुयान पालथी मारकर बैठ गई और अजीब शक्ति को सोखने लगी। जल्द ही उसने अपने मौजूदा दायरे को स्थिर कर लिया और साधना और सुधार करना शुरू कर दिया। दाओ चू जेड बुक में साधना का तरीका धीरे धीरे तैरता और डूबता था। जू वुयान ने नियम के अनुसार साधना की और उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी। उसके बीच के डेंटियन में ज़्यादा से ज़्यादा दाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई थी और उसके ग्रेट अर्थ इमोर्टल मेरिडियन में भी ज़्यादा से ज़्यादा दाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई थी। स्वाभाविक रूप से उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों की टेम्परिंग मजबूत और गहरी होती गई। जू वयांग एक बार फिर अपनी ताकत के बढ़ने के एहसास में डूब गया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वह कहाँ है। जब तक उसने पेट्रिफिकेशन के 9 टुकड़ों की अजीब शक्ति को पूरी तरह से सोख लिया, तब तक उसके बीच के डेंटियन में दाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई पहले ही 90 मीटर से ज़्यादा के दायरे में फैल चुकी थी और वह ऑरा रिफाइनिंग दायरे के दूसरे लेवल से बस एक कदम दूर था। इस बड़े बदलाव और सुधार के बाद जू वुयान की ताकत पहले के मुकाबले 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। दाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई की मात्रा कई गुना बढ़ गई थी और इसकी क्वालिटी भी लगभग 2 गुना बढ़ गई थी। उसके शरीर का हर हिस्सा, जिसमें उसकी स्किन, मसल्स, हड्डियां और अंग शामिल थे, लोअर डेंटियन, निवान पैलेस, मिडिल डेंटियन, तेजी से शुद्ध और शक्तिशाली दाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई के सुधार के तहत ये लगभग 3 गुना बढ़ गया था। अगर उसे उसी कल्टीवेशन लेवल के कल्टीवेटर से मुकाबला करना होता तो जू वयांग को भरोसा था कि वह उन्हें एक ही बार में मार सकता है। चाहे वह मिडिल डेंटियन की मजबूती हो, दाओ बिगिनिंग ट्रू क्यूई की डेंसिटी और प्योरिटी हो, ग्रेट अर्थ इमोर्टल मेरिडियन की मजबूती और रिजर्व हो, या शरीर की मजबूती हो, जू वुयान ने उसी लेवल के सभी कल्टीवेटर पहली क्यूई लेयर को पूरी तरह से कुचल दिया था। दूसरी क्यूई लेयर के कल्टीवेटर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। सिर्फ तीसरी क्यूई लेयर का कल्टीवेटर ही कुछ मामलों में जू वयांग का मुकाबला कर सकता था। इसलिए जू वयांग की असली ताकत तीसरी क्यूई लेयर के एक आम कल्टीवेटर से कम नहीं थी। कुछ लोग कह सकते हैं कि जू वयांग के पास कोई अमर मंत्र नहीं था, तो वह तीसरी क्यूई लेयर के कल्टीवेटर का मुकाबला कैसे कर सकता था। हालांकि भले ही जू वयांग ने कोई अमर मंत्र नहीं सीखा था, लेकिन उसने अमर मार्शल आर्ट सीख ली थी जो अमर मंत्रों से कम नहीं थी। जू वयांग के सुधारों और एडजस्टमेंट के बाद उसने जिन बेमिसाल मार्शल आर्ट और पौराणिक मार्शल आर्ट में महारत हासिल की थी, वे सभी अमर कल्टीवेटर के लिए सही थीं, खासकर जू वयांग जैसे अमर कल्टीवेटर के लिए जिन्होंने मार्शल आर्ट के जरिए इस रास्ते पर कदम रखा था। इसके अलावा इन अमर मार्शल आर्ट की ताकत कम नहीं थी। ये कई क्यूई कंडेंसेशन अमर मंत्रों से भी आगे निकल गई थी। इसके अलावा जू वयांग ने पहले ही इन अमर मार्शल आर्ट्स को परफेक्शन दायरे तक पहुंचा दिया था। वह फाउंडर भी था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा ताकत के साथ उभर सकता था। ऐसे हालात में इन अमर मार्शल आर्ट्स ने न सिर्फ जू वयांग को रोका, बल्कि जू वयांग की लड़ने की ताकत को भी और मजबूत बना दिया। हालांकि वह सिर्फ पहली क्यूई लेयर का कल्टीवेटर था, लेकिन उसकी पूरी ताकत शायद चौथी क्यूई लेयर के कल्टीवेटर के करीब थी, जो बीच की क्यूई लेयर के कल्टीवेटर के बराबर थी। ये भी उन बड़े फायदों में से एक था जो मार्शल आर्ट्स के जरिए रास्ते पर आने से जू वयांग को मिले थे। आम कल्टीवेटर जो मार्शल आर्ट्स के जरिए दाव में आए थे, वे ज़्यादा से ज़्यादा उन कल्टीवेटर से मुकाबला कर सकते थे जो पहली क्यूई लेयर पर होने पर तीसरी क्यूई लेयर के करीब थे। इसे पहले से ही एक एक्सपर्ट माना जाता था जो मार्शल आर्ट्स के जरिए दाव में आया था। हालांकि जू वुयान ने एक और कदम आगे बढ़ाया था। उसने अभी अभी अमर साधकों की लाइन में कदम रखा था, लेकिन वह पहले से ही चौथी क्यूई लेयर पर अमर साधकों के बराबर आ गई थी। इतनी ताकत के साथ अगर वह 100 जहरों के ग्रुप में भी चला जाता तो भी वह सबसे नीचे नहीं होता।
इसके अलावा जो साधक मार्शल आर्ट के जरिए दांव में चले जाते थे, वे ध्यान के स्टेज में आगे बढ़ने और साधना करने में मुश्किल के मामले में आम अमर साधकों से कहीं कमज़ोर थे। साधना की दुनिया में इस बात पर भी आम सहमति थी कि जो लोग मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में चले जाते हैं, वे कम से कम ऑरा रिफाइनिंग दायरे के महान परफेक्शन के 10वें लेवल तक साधना कर सकते हैं। थोड़े से टैलेंट के साथ वे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में जा सकते थे। इसलिए दक्षिणी वेस्टलैंड में कोई भी साधना ग्रुप ऐसा नहीं था जो मार्शल आर्ट के जरिए रास्ते में चले जाने वालों को महत्व न देता हो। अपनी ताकत में इस हद तक सुधार के साथ जू वयांग को पूरा भरोसा था कि वह बिना हारे 9 शेड्स पर हावी हो सकता है। अगर उसका सामना सच में मून कैपिटल की रखवाली कर रहे 100 पॉइजन सेक्ट के अमर साधक से भी हो जाता, भले ही जू वयांग उसका मुकाबला न कर पाता, फिर भी उसके लिए बच निकलना मुमकिन था। इसके अलावा जू वयांग को विश्वास था कि दूसरी पार्टी जू जेनवू जैसे पागल की वजह से उसके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं करेगी। इसलिए जू वुआन जियोझाओ देश में पूरी तरह से सुरक्षित था। थोड़ा मुस्कुराते हुए जू वुआन ने अमरता के रास्ते पर कदम रखने का जश्न मनाने के लिए इंपीरियल पैलेस में तबाही मचाने के लिए चांदनी का फ़ायदा उठाया। उसने 2 ब्रेकर थ्रू स्टोन कमाए और दूसरी क्यूई लेयर तक पहुंचने से बस बाल बचा था। इसके बाद जू वानहाओ अपनी बढ़ती ताकत के हिसाब से ढलने के लिए तैयार था। साथ ही वह अमर मार्शल आर्ट टेक्निक और सीक्रेट टेक्निक में सुधार करेगा और उन्हें और मजबूत बनाएगा। फिर पागल सम्राट जू जेनवू से गद्दी छोड़ने के लिए कहने का समय आ गया था। अगर वह दुनिया में सबसे बड़े पद पर बैठ सकता है तो उसे जू वुआन के लिए बहुत सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन लाने चाहिए। दाओ चू जेड बुक की खेती के लिए बहुत सारे रिसोर्स की ज़रूरत थी। जू वुआन को भविष्य में और मेहनत करनी थी। जब जू वानहाओ अपनी बढ़ती ताकत के हिसाब से ढल रहा था और अपनी अमर मार्शल आर्ट्स को बेहतर बना रहा था, तब क्राउन प्रिंस पैलेस में रहने वाली करीब दर्जन भर सुंदरियां क्राउन प्रिंस पैलेस छोड़कर शाही गार्डन में घूम रही थीं। इंपीरियल पैलेस में कम लोग हों तो अच्छा है, इस तरह हम आराम कर सकते हैं और घूम सकते हैं, जैसा कि हमारे नौझाओ नेशन के सबसे खुशहाल इंपीरियल पैलेस से उम्मीद की जाती है। इंपीरियल गार्डन का नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत है। इस बारे में बात करते हुए मुझे उस आदमी का शुक्रिया अदा करना होगा जिसने इंपीरियल पैलेस में परेशानी खड़ी की। उसने इतनी सारी रखेलों, राजकुमारों और राजकुमारियों को बाहर जाने में शर्म महसूस कराए, तभी हम इन कुछ दिनों में इंपीरियल पैलेस के नज़ारों का ठीक से मज़ा ले पाए। ये सच है, हे, लेकिन हम इस तरह की बातें नहीं फैला सकते, वरना हमें फिर से सबक सिखाया जाएगा। महल में वे रखेलें, राजकुमार और राजकुमारियां बहुत गुस्सैल हैं। आधे महीने पहले रखेल यू ने मुझे सबक सिखाया था क्योंकि मेरा चलने का तरीका ठीक नहीं था। हमारे आदमी को इतना नाकाबिल किसने बनाया? हालांकि वह नौझाओ राष्ट्र का क्राउन प्रिंस है, उसके पास कोई पावर नहीं है और इंपीरियल पैलेस में हर कोई उसे नीची नज़र से देखता है। हम भी सिर्फ दब्बू हो सकते हैं और ज़रा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकते। अगर हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस के पास पावर और असर होता तो हमें इस तरह नीची नज़र से नहीं देखा जाता। हमेशा कुछ लोग हमें धमकाते रहते हैं, यहाँ तक कि उस समय का भी फ़ायदा उठाते हैं जब इंपीरियल पैलेस के नज़ारे देखने के लिए कोई नहीं होता। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस के पास कोई चारा नहीं है। उसके दादा दादी बस आम बिजनेसमैन हैं और उसकी माँ जल्दी चली गई। उसका टैलेंट भी काफ़ी कम है। ये पहले से ही बहुत अच्छा है कि वह अपनी अभी की हालत बनाए रख सकता है। उसे दोष मत दो। लेकिन जू वुआन को यह नहीं पता था कि वह, जो अभी अभी मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर सक्सेसफुली आया था और ऑफिशियली अमरता के रास्ते पर कदम रखा था, अपनी औरतों की नज़र में एक कमज़ोर और नाकाबिल आदमी था। सिर्फ चू शिया, जो भीड़ में थी, बोलने के लिए अपना मुंह खोली। वह छोटी बहनों के ग्रुप को मना करना चाहती थी, लेकिन जब उसने महल में अपना टैलेंट दिखाने के खतरे के बारे में सोचा तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था, जब वह दिन आएगा जब हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस अपनी असली ताकत दिखाने की हिम्मत करेंगे, तो मैं देखूंगा कि क्या तुम लोग अब भी शिकायत करोगे कि हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस नाकाबिल हैं। जंगल में जो पेड़ सबसे अलग दिखता था वह हवा से नष्ट हो जाता था। अभी के लिए अपनी ताकत छिपाना ही बेहतर था। औरतों के इस ग्रुप में जू वुआन की एक भरोसेमंद औरत चूजिया, सबसे खूबसूरत लियूरू और जू वुआन की लाडली झाओ यंगइंग थीं। लोगों का एक ग्रुप शाही गार्डन में मुस्कुराते हुए घूम रहा था, उस अनोखी खूबसूरती को निहार रहा था। शाही गार्डन, जो पहले बहुत चहल पहल वाला हुआ करता था, अब कम आबाद था और काफ़ी शांत था। आखिरकार सभी राजकुमारों और राजकुमारियों, रखेलों और यहाँ तक कि गार्ड और नौकरानियों के भी चेहरे मुंडवा दिए गए थे और सिर मुंडवा दिए गए थे। फिर भी उनमें शाही गार्डन में घूमने की हिम्मत कैसे हुई? बेशक जब जू वयांग खुद पर भी हाथ डालने को तैयार थी तो उसके लिए क्राउन प्रिंस के महल की सुंदरियों पर हाथ न डालना नामुमकिन था। शक से बचने के लिए जू वयांग ने क्राउन प्रिंस के महल में कई लोगों पर बेरहमी से हमला भी किया। हिजड़ों के बाल मुंडवा दिए जाते थे, गार्ड के भूतिया चेहरे बनाए जाते थे और महल की नौकरानियों और सुंदरियों की चोटी बांध दी जाती थी।
जब तक वे खुली रहती तब तक ये देखने में खराब नहीं लगता था। जू वेयांग की पसंद बहुत ज़्यादा नहीं थी। अगर कोई सुंदरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होती तो जब वह अपना सिर मुंडवाकर भूतिया चेहरा बनाती तो जू वेयांग उसके साथ कुछ भी करने के मूड में नहीं होता था। इसलिए तुलनात्मक रूप से देखें तो क्राउन प्रिंस पैलेस में सुंदरियों को कम तकलीफ होती थी, लेकिन गार्ड और हिजड़ों को ज़्यादा तकलीफ होती थी। बड़े क्राउन प्रिंस पैलेस में हर जगह सिर मुंडवाए और चेहरे बनाए हिजड़े और गार्ड थे। हर बार जब वह बड़े क्राउन प्रिंस पैलेस में चलता तो जू वेयांग को हंसी आ जाती थी। लेकिन जू वोआन को नहीं पता था कि उसकी नज़रों में अगर वह अपना सिर मुंडवा भी ले तो भी वह काफ़ी हैंडसम लगेगा। लेकिन दूसरों की नज़र में गंजा क्राउन प्रिंस बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। ये ठीक वैसा ही था जैसे जू वोआन को क्राउन प्रिंस के महल में भूतिया चेहरे वाले गार्ड और गंजे हिजड़े मज़ेदार लगते थे। तुम चुपके से दूसरों पर हंस रहे थे, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि दूसरे चुपके से तुम पर हंस रहे हैं। अगर जू वानहाओ को ये पता भी होता तो वह बस बिना बोले आह भरता। जब वह गंजा था तो धरती पर कितने लोग उसके जैसे अच्छे दिख सकते थे। पुराने ज़माने के लोगों के खूबसूरती के स्टैंडर्ड सच में चिंता की बात थे। क्राउन प्रिंस के महल में एक दर्जन सुंदरियां शाही बगीचे में मज़े कर रही थीं। वे धीरे धीरे समय बीतने को भूल गईं और दूर से आते हुए लोगों के झुंड को नहीं देखा। धत तेरे की, तूने सच में मुझे अपने चेहरे पर लगी तस्वीरें आसानी से हटाने के लिए धोखा दिया। आखिर में तूने इन तस्वीरों को और भी ज़्यादा साफ कर दिया। तू सच में मरने लायक है। 44वें राजकुमार जू योंगशेंग ने एक दर्जन गार्ड, हिजड़ों और महल की नौकरानियों को शाही बगीचे से लॉन्गेविटी पैलेस तक शॉर्टकट लेते हुए गाली दी। बांस की टोपी से ढके चेहरे पर मोटे कछुए और टोड थे जिन्हें देखकर लोग हंस पड़े। जू योंगशेंग के आसपास गार्ड, हिजड़े और महल की नौकरानियों के ग्रुप की बात करें तो वे भी बहुत बुरी हालत में थे। वे या तो गंजे थे, उनके चेहरे पर कुछ लिखा था, या पांडा जैसी आंखें और खून से सना मुंह था। यह ऐसा था जैसे राक्षसों का एक ग्रुप अफरा तफरी में नाच रहा हो, इतना अजीब कि बताया नहीं जा सकता। जू योंगशेंग आज बाहर इसलिए गया था क्योंकि उसने सुना था कि मून कैपिटल के आसपास एक लोक चमत्कार डॉक्टर है जो पहाड़ों के जंगली फूलों से उसके चेहरे की गंदगी साफ कर सकता है। इसलिए जू योंगशेंग इसे आजमाने के लिए लोगों के एक ग्रुप को ले आया। आखिर में न सिर्फ उसके चेहरे की तस्वीर मिट नहीं पाए, बल्कि उसके चेहरे का रंग और गहरा हो गया। गुस्से में आकर जू योंगशेंग ने लोक चमत्कार डॉक्टर को मार डाला और गुस्से में वापस आ गया। जब वह लॉन्गेविटी पैलेस वापस जाने के लिए शॉर्टकट ले रहा था तो वह इंपीरियल गार्डन के पास से गुजरा। अरे, ये सुंदरियां किस महल से हैं? मैंने उन्हें पहले क्यों नहीं देखा? चलते चलते जू योंगशेंग को पास में ही एक औरत के मस्ती करने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी और वह आवाज़ की तरफ देखे बिना नहीं रह सका। जब उसने लियू रुशी, झाओ यंगयिंग, चू जिया और दूसरों को साफ साफ देखा तो जू योंगशेंग को लगा कि वे बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनके चेहरे गोरे और साफ थे और उनके बाल बादलों जैसे थे। वे अमर मंदिर की गंजी औरतों और भूतिया चेहरे वाली औरतों से बिल्कुल अलग थीं। उसके सीने का गुस्सा भी तुरंत गायब हो गया और वह अपने बगल में खड़े जवान हिजड़े से पूछे बिना नहीं रह सका। युवा हिजड़े ने उन्हें देखा और कहा, महाराज, ये सभी सुंदरियां क्राउन प्रिंस के महल से हैं। क्राउन प्रिंस ने उन्हें ऑफिशियली अपनी पत्नियों और रखैलों के तौर पर नहीं लिया है। वे बस काफ़ी करीबी महिला नौकरानियां हैं। युवा हिजड़ा, जो जू योंगशेंग की पर्सनैलिटी को अच्छी तरह जानता था, जू योंगशेंग का मतलब तुरंत समझ गया। उसका सिर चमक उठा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये सिर्फ महल की नौकरानियों और दरबारियों का एक ग्रुप है। तो ठीक है। जू योंगशेंग ने यह भी सुना था कि निकम्मे क्राउन प्रिंस जू वोआन को महल की नौकरानियां और दरबारी पसंद थीं। जब उसने अपने बगल में खड़े जवान हिजड़े को ये कहते सुना कि ये औरतें जू वोआन की औरतें हैं तो जू योंगशेंग को राहत मिली और वह चूशिया, लियू रुशी और दूसरों की तरफ बढ़ा। कदमों की आहट सुनकर चूशिया, लियू रुशी और दूसरों ने मस्ती करना बंद कर दिया। वे जल्दी से रुके, सिर झुकाए और आदर से जू योंगशेंग और दूसरों के आने का इंतजार करने लगे। क्योंकि क्राउन प्रिंस जू वोआन एक निकम्मे, नाकाबिल, हिजड़े और डरपोक थे। यहाँ तक कि चूशिया, लियू रुशी, झाओ यंगयिंग और दूसरों को भी महल में छोटे लेवल की नौकरानियां माना जाता था। कोई भी हिजड़ा या ऊंचे दर्जे की महल की नौकरानी उन्हें डांट सकती थी। जू योंगशेंग और उनकी नौकरानी की तो बात ही छोड़िए। दल, नमस्ते महाराज। 44वें राजकुमार चूशिया ने नए आए व्यक्ति को पहचान लिया और तुरंत जू योंगशेंग का स्वागत करने के लिए सुंदरियों का एक ग्रुप ले आया। शाही परिवार के सबसे ताकतवर राजकुमारों में से एक होने के नाते जू योंगशेंग ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें वे नाराज कर सकें। जू योंगशेंग ने हाथ हिलाया और सबसे खूबसूरत लियूरू को घूरा। उठो, क्या तुम सब क्राउन प्रिंस के महल के नौकर हो? हाँ महाराज, चूशिया ने जल्दी से जवाब दिया। जू योंगशेंग ने सिर हिलाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस निकम्मे जू वेयांग का टेस्ट इतना अच्छा होगा।
उसने जो नौकरानियां चुनी हैं वे सभी फूलों की तरह खूबसूरत हैं। मुझे वे बहुत पसंद हैं। ओह, जू योंगशेंग की बातों से चूशिया, लियू ऋषि और बाकी लोगों को अजीब लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। ये शब्द साफ तौर पर चिढ़ाने वाले थे और बहुत बुरे थे। जू योंगशेंग ने चूजिया, लियू ऋषि और दूसरों को शर्माते और सुंदर दिखते हुए देखा तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। तुम लोगों का उस बेकार जू वुयान के पीछे चलने का कोई भविष्य नहीं है। तुम मेरे पीछे चलो और भविष्य में शान और दौलत का मजा लो। तुम उस बेवकूफ़ जू वुयान से कहीं बेहतर हो। चलो, मैं तुम्हें लॉन्गेविटी पैलेस ले आऊँगा। अब से तुम मेरे लोग होगे। मेरे पास वह सब कुछ होगा जो हिजड़े जू वुयान के पास है। मेरे पास वह सब कुछ भी होगा जो हिजड़े जू वुयान के पास नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि भविष्य में तुम्हारे बहुत सारे बच्चे और पोते पोतियां होंगे। हा 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 हा।